कहानी शुरू होती है लॉयड से, एक लड़का जिसने बचपन में ही अपना पूरा फैमिली डीमन लॉर्ड के हाथों खो दिया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी फीमेल मास्टर उसे अडॉप्ट करती है और जंगल के बीचों बीच उसे इतनी क्रूर ट्रेनिंग देती है कि वो बचपन में ही एक वॉकिंग वेपन बन जाता है। फिर भी वो हमेशा कहती तू अभी भी कमजोर है, और लॉयड भी यही मान बैठा, जबकि सच्चाई ये थी वो अकेला ही एसएस रैंक का बन चुका था। मास्टर से छिपकर जब वो दुनिया में निकला तो एक एस रैंक हीरो पार्टी में शामिल हुआ, पर लोगों ने कहा इसके पास तो बस सपोर्ट स्किल्स हैं और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अब कहानी बस शुरू हुई है, क्योंकि बहुत जल्द सबको पता चलने वाला है कि असली कमजोर कौन था, बाकी दुनिया या लॉयड। जब लॉयड अभी छोटा था तब डीमन किंग के अटैक्स में उसका होम टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि वो बच गया और मर्लिन नाम की एक एस रैंक ब्रेव मजिशियन ने उसे ढूंढ निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी डीमन किंग के खिलाफ फाइट में किसी प्रेशियस व्यक्ति को खो दिया हो, और इस लॉस से उभरने के लिए उसने लॉयड को अडॉप्ट करने और उसे अपना डिसाइपल बनाने का डिसीजन लिया। मर्लिन उसे अपने घर ले जाती है और सबसे पहले वो हवा से एक फायर बॉल बनाती है। वो अमेज्ड लॉयड से कहती है कि अगर वो इवनिंग तक मैजिक से फायर नहीं जला पाता तो उसे रात का डिनर भी नहीं मिलेगा। लॉयड फायर बर्न करने की पूरी कोशिश करता रहता है, और जैसे ही उसे सक्सेस मिलती है वो एक्साइटमेंट से अपने टीचर को दिखाने दौड़ पड़ता है। मर्लिन सार्कास्टिकली कहती है कि उसने अच्छा किया, फिर उसकी छोटी सी आग बुझाकर उसे मीडियम रेयर रोस्ट करती है और कहती है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसके तुरंत बाद वो उसे ज़मीन से वाटर निकालना सिखाती है और लॉयड पहली ही कोशिश में इसे सही कर लेता है। हालांकि उसकी अप्रिशिएट करने के बजाय मर्लिन फिर से एक सार्कास्टिक मिस्चीवस तरीके से बिहेव करती है और उसे पानी में डुबोकर दिखाती है कि ये कैसे किया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं लॉयड नए नए मैजिक सीखता है, लेकिन मर्लिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। यहाँ तक कि जब वो उसकी आई स्टैचू बनाता है तब भी वो उसे लेसन देने के लिए अपना मैजिक यूज़ करती है। वो स्टैचू को कंट्रोल करती है और स्टैचू का साइज बढ़ाने से पहले लॉयड को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसमें स्किल की कमी है। फिर वो स्टैचू तोड़ देती है और लॉयड ज़मीन पर गिर जाता है। एक इनोसेंट बॉय होने के नाते वो मर्लिन पर पूरा ट्रस्ट करता है और अपनी वीकनेस दूर करने के लिए हार्डवर्क करने का प्रॉमिस करता है। कुछ दिनों बाद मर्लिन को सिवियर हैंगओवर हो जाता है और लॉयड उसे ठीक करने के लिए अपना मैजिक यूज़ करता है। उठने के बाद लॉयड सबसे पहले उसे हक करता है और थैंक्स देता है, लेकिन अगले ही पल वो उसे मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए बाहर खींच ले जाता है। समय बीतता जाता है और एक रात मर्लिन कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स देख रही होती है। उसके फेस पर अनीज और पेन का एक्सप्रेशन होता है। अचानक लॉयड उसे खाने के लिए बुलाने आता है और जैसे ही वो उठती है गलती से बुक ज़मीन पर गिर जाती है। लॉयड उसे उठाने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो बुक को टच करता है उसमें लिखी सारी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में पहुंच जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देखकर मर्लिन पैनिक हो जाती है, क्योंकि लॉयड ने बुक को टच करके ही एक एंशिएंट मैजिक स्पेल सीख लिया था, जिसका मतलब है कि उसमें चोजन होने की क्वालिटीज़ हैं। इससे मर्लिन को कुछ पेनफुल मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं और वो नहीं चाहती कि लॉयड वही मिस्टेक्स दोहराएं जो उसने की थी। इसलिए उस नाइट जब लॉयड पीसफुली सो रहा होता है, मर्लिन उसके रूम में जाती है और एक किस के जरिए उसके फोरहेड पर एक मैजिकल स्पेल डाल देती है, जिससे उसके माइंड में उस एंशिएंट स्पेल का नॉलेज सील हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लॉयड अपनी पावर पर ज़्यादा ट्रस्ट करे। ये इंश्योर करने के लिए कि लॉयड डेंजरस पाथ पर ना जाए, वो उसे एक वाइट मजिशियन बनने की एडवाइस देती है, जिसका मेन रोल अन्य ब्रेव लोगों को हेल्प करना है। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है, जिससे फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, और फिर एक डाइंग ट्री को यूं रिवाइव करके उनके लेवल्स में डिफरेंस दिखाती है। इसके बाद मर्लिन उसे मैजिक और अन्य चीज़ों के बारे में सिखाती रहती है, लेकिन जब भी एंशिएंट मैजिक से जुड़ी कोई चीज़ आती है तो वो कहती है कि उसे ये सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंशिएंट मैजिक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। लॉयड मर्लिन के सुपरविजन में ट्रेनिंग करता है और एक दिन मर्लिन उसकी आइज़ पर ब्लाइंडफोल्ड बांधकर उसे डेंजरस मॉन्स्टर से भरे जंगल में ले जाती है। वो उसे सिर्फ एक नाइफ देती है और कहती है कि वो अपने मैजिक से एक वीक के अंदर घर वापस आ जाए। वो उसे कुछ बोलने का चांस नहीं देती और भाग जाती है, और लॉयड कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड रह जाता है। लगभग तुरंत ही एक वुल्फ मॉन्स्टर वहां आता है और लॉयड समहाउ पास के ट्री पर चढ़कर उसके अटैक से बचता है। उसे एहसास होता है कि एक वाइट मजिशियन के तौर पर वो जिन स्पेल्स का यूज़ कर सकता है वे मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर सकते, और वो बस डेंजर से बचते हुए घर की ओर चल सकता है। सबसे पहले वो अपनी मैजिकल सेंसेस का यूज़ करके अपना घर ढूंढता है और फिर उसकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। वो खाने के लिए फ्रूट्स कुक करने के लिए मैजिक यूज़ करता है और नाइट में वो नए नए मैजिकल स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सेफ रहने में मदद कर सकें। वो अकेले ही अपनी डेंजरस जर्नी कंटिन्यू रखता है, नए स्पेल्स का प्रयोग करता है जो उसे फूड खोजने और फास्ट रन करने में मदद कर सकते हैं। अगले दिन वो ऑलमोस्ट एक स्पाइडर मॉन्स्टर द्वारा स्वॉलो कर लिया जाता है, लेकिन अपने स्पेल की मदद से जो उसे फास्ट रन करने में केपेबल बनाता है वो सेफ बच निकलता है। लॉयड होम पहुंचने तक स्पेल्स यूज़ करना बंद नहीं करता और रिजल्ट में वो डोर स्टेप पर ही एग्जॉशन से गिर जाता है। समय तेजी से बीतता है और लॉयड एक टीनेजर बन जाता है जो आउटर वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए ईगर होता है, जब उसे पास की सिटी के बारे में एक मैगजीन मिलती है।
मर्लिन का उसके प्रति एटीट्यूड भी बदल गया है और वो उसे मैजिक प्रैक्टिस कराने के बजाय उसे डेली चोर्स से निकालकर नए टाइप के मैजिकल स्पेल्स बनाने लगती है। वो रैंडम मोमेंट्स में नए आइडियाज सोचती है और उसे आइडियाज़ को रियलाइज़ करने में मदद करने के लिए कंटिन्यूसली नाइट में जगने पर मजबूर करती है। लॉयड इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाता और एक रात वो वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए घर से भागने का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मर्लिन को उसका रूम एम्प्टी मिलता है और टेबल पर सिर्फ एक सिटी की मैगजीन रखी होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसका छोटा बॉय फाइनली इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने रिबेलियस फेज में एंटर कर सके। मीनवाइल लॉयड सिटी पहुंचता है और उसकी स्पीड में ब्लेंड इन हो जाता है। उसके पास जो थोड़ा बहुत मनी होता है वो फूड और ड्रिंक्स पर खर्च करता है और सोचता है कि वो और कैसे अर्न कर सकता है। तभी एक एडवेंचर पार्टी के रिक्रूटमेंट नोटिस उसके सामने आता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है और वो एक एडवेंचरर बनने की कोशिश करने का डिसीजन लेता है। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद उसका पहला मिशन एक साइक्लॉप्स से फाइट करना है और वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने पहले किसी को इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स से फाइट करते नहीं देखा। साइक्लॉप्स पार्टी के लीडर और मेन डीपीएस एलन को पीछे धकेल रहा है और वो उनके हीलर से उन पर एक हीलिंग स्पेल डालने के लिए कहता है। लॉयड भी हेल्प करने का डिसीजन लेता है और तुरंत अपने सभी पार्टी मेंबर्स पर एक सपोर्ट स्पेल डालता है, लेकिन किसी को इसका एहसास तक नहीं होता। आर्चर तेजी से मॉन्स्टर की आंख में एरो मारता है जिससे वो ब्लाइंड हो जाता है और जैसे ही वो आर्चर को मारने की कोशिश करता है, रीना नाम की टैंकर दौड़कर अटैक रोकने आती है। वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसे पंच के पीछे लगभग कोई वेट महसूस नहीं होता और इसी बीच पार्टी का मजिशियन साइक्लॉप्स को बाइंड कर देता है जिससे एलन को एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म करने का चांस मिल जाता है। इस वजह से एलन ओवरनाइट स्टार बन जाता है और लोग उसे हीरो मानने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड पूरी तरह नेग्लेक्टेड है और उसे पेमेंट के रूप में केवल लूज कॉइन्स मिलते हैं क्योंकि वो डी रैंक वाइट मजिशियन है। वो ये रकम इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो केवल इसी के लायक है और जब एलन कहता है कि उन्हें अपनी सक्सेस के लिए टोस्ट करना चाहिए तो वो तुरंत माफ़ी मांग लेता है क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पीता। गर्ल्स नाराज़ होती हैं क्योंकि उसने एलन का ऑफर रिजेक्ट किया, लेकिन उसे वास्तव में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि वो लॉयड को अपनी पार्टी का मेंबर नहीं मानती। वो कहता है कि सभी वाइट मजिशियंस यूजलेस हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गिल्ड के रूल्स का पालन करने के लिए एक मजिशियन चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉयड है या कोई और। हालांकि रीना को लगता है कि कुछ तो है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और वो लॉयड के बारे में काफी क्यूरियस है। दूसरी ओर लॉयड पर नजर रखने वाला व्यक्ति मर्लिन का इन्फॉर्मेंट निकलता है और उसे उसके स्टूडेंट के बारे में लगातार जानकारी देता रहता है। मर्लिन कहती है कि उसे लॉयड की चिंता नहीं है, बशर्ते वो बहुत एरोगेंट ना हो जाए और स्पाई उससे पूछेगा कि क्या उसे पास्ट इवेंट्स का रिग्रेट है। मर्लिन अपने लिप्स काट लेती है जब उसे वो दिन याद आता है जब उसने हीरो सिबिल की लीडरशिप में अपनी आर्मी के साथ डीमन किंग से फाइट की थी। डीमन किंग उनसे जीत नहीं सका, इसलिए उसने खुद को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया और अपने साथ पूरा शहर एनाहिलेट कर दिया। हीरो सिबिल ने एंशिएंट मैजिक यूज करके उन सभी लोगों को अलाइव किया जो डीमन किंग के अटैक्स में मारे गए थे, लेकिन इसके लिए उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। इसे खोना मर्लिन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था और हालांकि उसने लॉयड को बस एक मेजर के तौर पे अडॉप्ट किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि सिबिल की तरह उसे भी चोजन किया जाएगा। उसने वाव किया कि वो अपनी मिस्टेक्स कभी नहीं दोहराएगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो जरूरी होगा वो करेगी। सिटी वापस आकर लॉयड की मदद से पावरफुल मॉन्स्टर्स को स्ले करने के बाद एलन जल्दी ही एक बड़ा नाम बन जाता है। बेशक रीना के अलावा किसी को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता, जिसे बस थोड़ा बहुत अंदाजा होता है। एक रात एलन को सोल्जर से एक रिक्वेस्ट मिलती है कि वो कुछ गोलम्स को डिफीट करे जो एक पेट्रोल पोस्ट के पास उनके सोल्जर्स को मार रहे हैं। एलन तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचकर कि ये काफी इजी होगा। वो अपनी टीम को पेट्रोल पॉइंट पर ले जाता है और लॉयड अपनी मैजिकल सेंसेस से पता लगाता है कि उन्हें गोलम से फाइट करने के लिए स्प्रिंग में प्रवेश करना होगा। अंदर पहुंचकर एलन गोलम से लड़ता है, लेकिन एक समनर हर बार नए गोलम्स बनाता रहता है। लॉयड को पता चलता है कि समनर एक मैजिकल स्टोन यूज कर रहा है नए गोलम्स बनाने के लिए और वो तुरंत आर्चर को स्ट्रेंथन करता है और उसे समनर पर एम करने को कहता है। वो उसकी बात मान लेती है और उसका एरो किसी तरह एक पिलर के आर पार घूमकर समनर के चेस्ट में लग जाता है। फिर लॉयड मैजिशियन को मैजिक मॉन्ड उसके पास टेलीपोर्ट करने का ऑर्डर देता है और वो उसे भी तुरंत सील कर देता है। एलन को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही अपनी टीम को कमांड दे सकता है। फिर वो गोलम पर फोकस करने का डिसीजन लेता है और लॉयड उसे पीछे हटने की वार्निंग देता है क्योंकि गोलम अपने मास्टर को खोने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एलन उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है और लॉयड को उसे पकड़कर स्टोन के डीमन से क्रश होने से बचाने के लिए एक स्पेशल मैजिक यूज करना पड़ता है। एलन उस पर एंग्री हो जाता है और तभी पावर डाउन हो जाती है, जिससे लॉयड उसे डिस्ट्रॉय करने का मौका पाता है। मिशन खत्म होते ही एलन तुरंत लॉयड को जॉब से निकाल देता है और कहता है कि वो यूजलेस है और हमेशा पीछे छिपता रहता है। लॉयड, जिसे अब तक ये कन्विंस किया
गया था कि उसके पास स्किल की कमी है, बिना कोई रेजिस्टेंस किए उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई वैकेंसी नहीं होती और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। लकीली एक गर्ल फ्री व्हाइट मैजिशियन की तलाश में है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसकी कंडीशंस को पूरा करने वाला कोई मिलना मुश्किल होगा। कोई और ऑप्शन ना होने पर रिसेप्शनिस्ट लॉयड की ओर पॉइंट करती है और जैसे ही पिंक हेयर्ड गर्ल कंफर्म करती है कि वो एक अनएम्प्लॉयड व्हाइट मैजिशियन है, वो उसे अपने साथ खींच लेती है। पता चलता है कि पिंक हेयर्ड गर्ल यूई एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी की मेंबर है और वे हाल ही में कोई बैंडिट्स का हंट करने निकले थे। उनकी टीम वर्क और एक्सीलेंट स्ट्रेंथ की वजह से वे बैंडिट्स को इजीली डिफीट कर पाए और उन्होंने बॉस को भी कॉर्नर किया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि बॉस ने अपनी सीक्रेट ट्रिक चाल चलने का डिसाइड किया और उनसे फाइट करने के लिए एक जायंट स्टोन गोलम को समन किया। यूई की पार्टी को रियलाइज होता है कि ये मैजिक रेजिस्टेंट है और वीक फिजिकल अटैक्स भी इसका खास इफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए अपनी टीम की सबसे पावरफुल डैमेज डीलर होने के नाते उसने अकेले ही इसका सामना करने का डिसाइड किया। वो गोलम की ओर दौड़ी और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पर स्ट्राइक किया, लेकिन वो गोलम के बॉडी पर सिर्फ एक स्क्रैच ही छोड़ पाई। उसे पीछे हटकर गोलम के अटैक से बचना पड़ा और फिर उसने अपने पार्टी के व्हाइट मैजिशियन से उसे स्ट्रेंथन करने के लिए कहा। व्हाइट मैजिशियन अपने थॉट्स में खोई हुई थी और उसे यूई की बात समझने में 1 सेकंड लगा। लकीली वो समय पर अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक स्पेल चांट करने में सफल रही, जिससे यूई अपने नेक्स्ट अटैक में गोलम को डिफीट कर सकी। सभी बैंडिट्स को अरेस्ट करने के बाद यूई व्हाइट मैजिशियन क्लम से बात करने गई, जिसने उससे पहले डिस्ट्रैक्शन के लिए अपॉलॉजी मांगी क्योंकि इससे यूई की लाइफ रिस्क में आ सकती थी। यूई ने उससे कहा कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे क्योंकि वो जानती थी कि क्लम इस समय कुछ सीरियस पर्सनल इश्यूज से जूझ रही है। उसने पूछा कि उसके घर में सब कैसा चल रहा है और फिर क्लम ने अचानक यूई को अपना रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उसे अपने सिक सिस्टर की केयर करने के लिए कुछ टाइम की लीव चाहिए थी। ये हमें उस मोमेंट तक ले आता है जहां यूई क्यूरियोसिटी से लॉयड का हाथ पकड़कर उसे अपने हाइडआउट पर ले जाती है। उसके टीममेट्स को ये रियलाइज करने में थोड़ी देर लगती है कि उसने व्हाइट मैजिशियन ढूंढ लिया है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो फेल हो जाएगी। इसके बाद यूई लॉयड का इंट्रोडक्शन सभी से कराती है, लेकिन उसे अभी तक उसका नाम भी नहीं पता है। इसके बाद यूई उसे अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देती है, जिसमें शील्ड बियरर डागास, आर्चर क्रॉस और मैजिशियन सिलिका शामिल हैं। अंत में वो खुद को स्वॉर्ड्सवुमन और टीम लीडर के रूप में प्रेजेंट करती है और लॉयड का अपनी टीम में वेलकम करती है। लॉयड उससे पूछता है कि उसने टीम में शामिल होने के लिए कब कंसर्न दी थी और यूई सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि उसने उससे मेन क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। डागास और सिलिका समझ जाते हैं कि उसने बिना कुछ बताए इस स्ट्रेंजर को बेस तक खींचकर ले जाने की कोशिश की थी और वे उससे अपॉलॉजी मांगते हैं। इसके बाद वे यूई की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कोई व्हाइट मैजिशियन मिल भी जाए तो भी वो क्लम की जगह नहीं ले सकता और उन्हें अपनी करंट सर्च छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर यूई अपसेट हो जाती है और कहती है कि उनके क्लाइंट ने उनसे हेल्प मांगी थी और वे उसे इस तरह डिनाई नहीं कर सकते। लॉयड उनसे पूछता है कि वे किसी और पार्टी को ये सर्च क्यों नहीं सौंप देते और डागास उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वे एक ए रैंक क्वेस्ट से डील कर रहे हैं। केवल ए और उससे ऊपर की रैंक वाली पार्टीज ही ऐसी क्वेस्ट ले सकती हैं, लेकिन फिलहाल सभी ए रैंक पार्टीज शहर से बाहर हैं और केवल वे ही इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वे एक एस रैंक पार्टी हैं। लॉयड सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो एस रैंक के एडवेंचरर्स के सामने खड़ा है और वो सचमुच उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका वीक सेल्फ एस्टीम उसे कन्विंस करता है कि वो यूजलेस है। हालांकि यूई अचानक उसकी तरफ बोलती है और अपने टीममेट से कहती है कि उन्हें लॉयड को बाहर करने से पहले कम से कम उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का चांस देना चाहिए। वो उसे फॉरेस्ट में अपना स्किल शो करने के लिए ले जाती है और लॉयड नर्वस होता है सोचकर कि वो सबको डिसअपॉइंट कर देगा। यूई उससे कुछ करने को कहती रहती है और डागास उससे कहता है कि कम से कम इस नए व्यक्ति को बता दे कि उसे किस तरह का मैजिक करना चाहिए क्योंकि वो कंफ्यूज लग रहा है। यूई लॉयड से कहती है कि वो सभी पर मैजिक करे, लेकिन क्रॉस और सिलिका को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि केवल हाईली स्किल्ड व्हाइट मैजिशियंस ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लॉयड सरप्राइज्ड है क्योंकि इस काम को दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम बताकर यूई ने उससे बस बेसिक लेवल का मैजिक करने को कहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसकी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बस यही टेस्ट पास करनी होगी और वो हाँ कहती है। बाकी लोग लॉयड से कहते हैं कि उसे अगर ये काम नहीं आता तो उसे स्ट्रांग होने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। हालांकि लॉयड उन्हें बताता है कि वो ये कर लेगा। वो जल्दी से अपने टूल्स को डायमेंशनल स्टोरेज से बाहर निकालता है और ये सभी को सरप्राइज कर देता है। फिर वो उन पर एक साथ 5 अलग तरह के मैजिक स्पेल्स डालता है और उन्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि वो बहुत फास्ट है। यूई उससे पूछती है कि उसने वो वॉन्ड कहाँ से निकाली और वो उसे उस स्टोरेज स्पेल के बारे में बताता है जिसका यूज़ वो आइटम्स रखने के लिए कर सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो मैजिक के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है और यूई कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आमतौर पर ऐसा करने में ज़्यादा टाइम और एक स्पेल लगता है। स्पेल्स के इफेक्ट से सभी को लाइट और पावरफुल महसूस होने लगते हैं और उनका असर देखने के लिए यूई पास के एक बड़े ट्री पर अपनी शॉर्ट स्विंग करती है। वो लाइट स्ट्राइक से भी ट्री को क्लियरली कट देती है और उसका पूरा टीम ये देखकर एस्टोनिश रह जाता है।
फिर लॉयड उन्हें बताता है कि उसने उन पर 5 तरह के मैजिक स्पेल्स लगाए हैं और वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। लॉयड बताता है कि उसे लगा कि उन सभी पर सिर्फ एक ही स्पेल करना रियल टेस्ट के लिए बहुत आसान है, इसलिए वो आगे बढ़कर ये दिखाता है कि वो वास्तव में क्या कर सकता है। यूई और बाकी सब स्टंड है और जवाब भी नहीं दे पा रहे और लॉयड सोचता है कि वे उससे डिसअपॉइंटेड हैं। वो अपनी वॉन्ड को स्टोरेज में वापस रख देता है और कहता है कि वो समझता है कि वो उनकी टीम का वाइट मैजिशियन बनने के लायक नहीं है। वो अपने टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी मांगता है और जाने ही वाला होता है, तभी यूई उसे रोक लेती है। आखिरकार वो लॉयड से उसकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है और वो सबको ये बताकर सरप्राइज कर देता है कि उसे वीक होने की वजह से हीरो टीम से निकाल दिया गया था। यूई और बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हीरो के पास लॉयड को वीक कहने के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो एक साथ 5 स्पेल्स कर सके। जब लॉयड फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो वीक है तो क्रॉस उसके स्टैंडर्ड्स की चिंता करने लगता है। लॉयड बात बदलकर उनसे पूछता है कि वे अपनी पार्टी के व्हाइट मैजिशियन को वापस क्यों नहीं बुला लेते। यूई बताती है कि क्लम की सिस्टर सच में बीमार है और वो पूरे टाइम एडवेंचरर के रूप में काम करते हुए उसकी केयर कर रही थी। नेचुरली इसका उस पर बुरा असर पड़ा और अब वो दोनों काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एडवेंचरिंग से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेने का डिसाइड किया। डागास कहता है कि वे मोस्टली क्वेस्ट उसके बिना भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट काफ़ी टफ होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक वाइट मैजिशियन की ज़रूरत ज़रूर होती है। सडनली सभी क्लम के बारे में वरीड हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो उनकी पार्टी छोड़कर चली गई हो, फिर भी वो उनकी फ्रेंड है और ये सुनकर लॉयड जेलस हो जाता है। वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की सिस्टर किस डिलीज से सफ़र कर रही है। यूई को याद आता है कि लड़की का बॉडी धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदल रहा है और लॉयड को याद आता है कि उसने अपने गुरु से मैजिक स्टोन के बारे में सीखा था। जब मर्लिन उसे सिखा रहा था कि मैजिक स्टोन अदर क्रीचर्स को भी मैजिक स्टोन में कैसे बदल सकता है, तो लॉयड ने सोचा था कि क्या उन्हें नॉर्मल स्टेट में वापस लाना पॉसिबल है, और अब वो इसका पता लगाने को डिसाइड करता है। वो यूई से कहता है कि वो उसे क्लम के घर ले जाए और वो उसे वहाँ ले जाती है। बहुत थिन और टायर्ड क्लम दरवाज़ा खोलती है और अपनी फ्रेंड को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। अंदर जाते ही लॉयड इमीडिएटली काम पर लग जाता है। वो क्लम से अपनी सिस्टर की कंडीशन डिटेल में बताने को कहता है और वो बताती है कि पहले वो और उसकी सिस्टर सिल्वी साथ में एडवेंचरस ट्रिप्स पर जाया करती थी, लेकिन एक दिन मिशन के दौरान वो इंजर्ड हो गई और तब से सिक रही। लॉयड उसे सिम्टम्स पूछता है और क्लम उसे बताने के बजाय शो करना डिसाइड करती है। जैसे ही वो सिल्वी के रूम का डोर खोलती है, एक शार्प मेलेवोलेंट माइंड बाहर निकलता है और फिर क्लम अपनी सिस्टर का ब्लैंकेट हटा देती है, जिससे पता चलता है कि उसके हैंड्स और फीट पहले ही मैजिक स्टोन में बदल गए हैं। वो कहती है कि सिल्वी का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही है। क्लम को डर है कि उसकी सिस्टर ज़्यादा दिन नहीं जिएगी और फिर लॉयड उसे हेल्प के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो सही है तो उसके पास एक थ्योरी है जिससे सिल्वी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकती है, लेकिन क्लम उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि जिन एक्सपर्ट डॉक्टर्स को उसने अपनी सिस्टर को दिखाने के लिए बुलाया था, उन्होंने भी उसकी कंडीशन ठीक ना होने की बात कही थी। हालांकि लॉयड समझाता है कि सिल्वी शायद किसी हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन के से इंजर्ड हो गई थी, जिससे वो भी मैजिक स्टोन में बदलने लगी थी। वो क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी किसी हाई डेंसिटी एरिया में इंजर्ड हुई थी, और सिल्वी कंफर्म करती है कि वो एक केव से मैजिस्टोन निकालने के मिशन पर थे। लॉयड उससे वूंड लिखाने के लिए कहता है और जब क्लम सिल्वी की वेस्ट दिखाती है जो मैजिस्टोन में बदल गई है, तो लॉयड को यकीन हो जाता है कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। क्लम उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है, और वो जवाब देता है कि उसने ये सब अपने गुरु से सीखा है। यू फिर क्लम से कहती है कि वो इस टास्क के लिए लॉयड पर ट्रस्ट करे और उसे एक चांस देने का डिसाइड करती है। लॉयड तुरंत एक स्पेल करता है जिससे सिल्वी की बॉडी से सारी करप्टेड एसेंस सोख लिया जाता है, लेकिन ये उसके लिए भी काफी चैलेंजिंग होता है। खैर वो पहला स्टेप तो कंप्लीट कर ही लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का एसेंस लगभग 0 कर देना चाहिए, वरना उसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं होगा। वो कहता है कि वो उसे फिक्स करते हुए उसका माइंड भी सोखता रहेगा और हीलिंग शुरू करने के लिए एक और मंत्रा कास्ट करता है। क्लम को रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल हीलिंग मंत्रा नहीं है और लॉयड उसे बताता है कि ये एक मोर पावरफुल वर्जन है जो एक्सट्रीमली इफेक्टिव है, लेकिन इससे वो सिल्वी से सोख रहे माइंड को भी बर्न कर सकता है। ये सुनकर क्लम शॉक्ड रह जाती है और यूज से पूछती है कि क्या लॉयड कुछ इम्प्रेसिव कर रहा है। वो रिप्लाई देती है कि वो एक ही समय में 2 सेल्फ मेड स्पेल्स कास्ट कर रहा है और साथ ही मैसिव अमाउंट ऑफ माइंड भी हैंडल कर रहा है, जो दोनों ही टॉप टियर व्हाइट मैजिशियंस के लिए भी इम्पॉसिबल होंगे। जल्द ही लॉयड की टेक्निक अपना असर दिखाती है। सिल्वी का स्टोन लाइक बॉडी नॉर्मल हो जाता है। परिणाम स्वरूप सिल्वी को कॉन्शियसनेस आ जाती है और ये देखकर क्लम खुशी के आंसू रोने लगती है। बाद में वो यूई और लॉयड से कहती है कि उसकी सिस्टर के ठीक हो जाने पर वो दोनों फिर से एडवेंचरस ट्रिप्स पर जाएंगे और वो चाहती है कि उसकी जगह लॉयड उसकी पार्टी का सपोर्ट करे। लॉयड उसे बताता है कि वो इसके लिए पर्याप्त केपेबल नहीं है, लेकिन ये बात क्लम को समझ नहीं आती है और वो कहती है कि वो वही करे जो उसका हार्ट कहता है।
इसके बाद यूई और बाकी लोग सिल्वी के रिकवरी का सेलिब्रेशन करते हैं और लॉयड का थैंक्स करते हैं, जो अभी भी सोचता है कि वो इसके लायक नहीं है। हालांकि वो देखता है कि यहाँ सभी उसके साथ कितना काइंड बिहेवियर कर रहे हैं। हालांकि वो अभी अभी मिले हैं और वो नर्वस होकर उनसे कहता है कि वो उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करने दें, भले ही उसमें स्ट्रेंथ कम हो। उसके मन में आए बदलाव से सभी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होते हैं और वो खुशी खुशी उसका अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं। इसके बाद वो लॉयड के लिए एक वेलकम सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं और कहते हैं कि वो जितना चाहे खा ले, क्योंकि आज रात का बिल वही पे करेंगे। लॉयड ऐसे खाना खाने लगता है जैसे उसने पहले कभी प्रॉपर मील देखा ही ना हो, और उसके नए कंपेनियंस ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे इतनी भूख लगी थी, और लॉयड उन्हें बताता है कि इस सिटी का फूड वाकई अमेजिंग है। ये सबको एक और सरप्राइज देता है क्योंकि यहाँ का खाना काफी एवरेज है, लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि बचपन से जो वो खाता आया है उसकी तुलना में यहाँ का टेस्ट एक्सीलेंट है। अब यूई उसके बचपन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है और वो लॉयड से कहती है कि वो अपनी टीचर्स के साथ रहता था जो अपने गार्डन में उगने वाली हर चीज कुक करती थी। कभी वो वाइल्ड मशरूम्स कलेक्ट करती, कभी वाइल्ड एनिमल्स का मीट रोस्ट करके बिना स्पाइसेस के उसे खिला देती थी। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने कुकिंग सीखा, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा कुकिंग कभी नहीं कर पाया। यूई को अब फूड की कोई परवाह नहीं है और वो उस पर्सन के बारे में जानने के लिए ईगर है जिसने लॉयड को मैजिक सिखाया था। वो उसे अपने गुरु के बारे में और बताने के लिए कहती है और पार्टी के बाकी मेंबर्स भी उसकी बात में शामिल हो जाते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या उसकी टीचर भी एक वाइट मजिशियन थी, और लॉयड कहता है कि वो ज्यादा बैटल ओरिएंटेड मजिशियन थी, क्योंकि जब वो अकेले काम करती थी तो लॉयड अक्सर एक्सप्लोजन्स देखता था। सिलिका अमेज्ड है कि एक नॉन वाइट मजिशियन ने लॉयड को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया, और वो भी अग्री करती है कि मर्लिन अमेजिंग है। सिलिका कहती है कि वो उससे कुछ सीखना चाहेगी, लेकिन लॉयड उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि अगर उसे ट्रुथ पता चल गई तो उसे लाइफ भर रिग्रेट होगा। खैर, मर्लिन के बारे में और डिस्कस करने के बाद पार्टी अपने मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है और यूई डगास से लॉयड को मिशन डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देने में बहुत वीक है। डगास लॉयड को बताता है कि उनका मिशन उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करना है जो लोकल फार्म्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और सिलिका उसे बताती है कि कई मॉन्स्टर स्पीशीज मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं। लॉयड पहली बार ऐसा सुन रहा है और डगास कहते हैं कि ये उनके लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उन्हें इसे सीरियसली लेना होगा। अचानक क्रॉफ कहता है कि चूंकि उनके सामने एनिमीज की लार्ज नंबर है, इसलिए उसे और यूई को फिजिकल कॉम्बैट करना पड़ेगा, क्योंकि मिली अटैकर्स क्राउड को हैंडल करने में एक्सपर्ट नहीं है। यूई सहमत होते हुए कहती है कि सिलिका को इस बार उन्हें हैंडल करना होगा क्योंकि वो वाइड एरिया स्पेल्स यूज कर सकती है, लेकिन सिलिका भी नर्वस है क्योंकि वाइड एरिया स्पेल्स यूज करने में बहुत ज्यादा एसेंस खर्च होता है। यूई फिर लॉयड से पूछती है कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है, और वो जवाब देता है कि वो बेसिक लेवल स्पेल्स यूज कर सकता है, लेकिन रिजल्ट्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। इसके बाद डगास स्ट्रैटेजी मेकिंग सेक्शन में आगे बढ़ता है और कहता है कि वो और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह गैदर करेंगे ताकि सिलिका उन पर इंस्टेंटली अटैक कर सके। क्रॉस सिलिका की प्रोटेक्शन करेगा और लॉयड जो हीलिंग और सपोर्ट पर फोकस करेगा। इसके बाद सभी रिलैक्स करने के लिए इन की ओर जाते हैं, लेकिन लॉयड दूसरी डायरेक्शन में चलने लगता है। डगास उसे रोकता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लॉयड नर्वस होकर रिप्लाई देता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनमें रूम ले सके। डगास तुरंत उसे एक पाउच देता है जिसमें लॉयड ने अपनी पूरी लाइफ में जितने पैसे देखे हैं उससे भी ज्यादा मनी है। वो नर्वस हो जाता है और डगास से कहता है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन लॉयड रिप्लाई देता है कि ये डोनेशन नहीं है क्योंकि वो ये अमाउंट अपनी सैलरी से कट करेगा। लॉयड अब रिफ्यूज नहीं कर सकता और वो डगास को थैंक्स कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो पैसे चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग इनके सामने गैदर होते हैं और यूई सबसे लास्ट में पहुंचती है। वो सबसे पूछती है कि उनके बैग्स कहाँ हैं, और वो एक्साइटेडली उसे बताते हैं कि लॉयड ने उन सभी को अपने मैजिकल स्टोरेज में रख दिया है ताकि उन्हें कैरी करने की चिंता ना हो। यूई भी तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और लॉयड जल्दी से अपना सामान मैजिकल स्टोरेज में रख देता है। यूई और सिलिका उसके अमेजिंग स्किल्स की प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन लॉयड उन्हें कहता है कि वो ये स्पेल उन सभी को सिखा सकता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने लॉयड के अलावा किसी और को ये स्पेल करते नहीं देखा, लेकिन वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि इसे सीखना काफी आसान है। हालांकि स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके साथ ही वे अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में लॉयड को लॉन्ग जर्नीज के दौरान मजे करने का महत्व समझ आता है। वे अपने फर्स्ट कैंप साइट पर तय टाइम से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें सामान कैरी नहीं करना पड़ता, और वहां लॉयड मैजिकल स्टोरेज से सामान निकालता है ताकि वे अपने टेंट लगा सके। अब जब उन्होंने टेंट लगा लिए हैं, यूई रिवर में स्प्लैश करने का डिसाइड करती है, लेकिन डगास उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि उन्हें अभी भी फायरवुड और फूड इकट्ठा करना है। लॉयड फायरवुड इकट्ठा करने के लिए आगे आता है और यूई वर्क का लोड कम करने के लिए उसका थैंक्स करती है। फिर वो सिलिका को अपने साथ ले जाती है ताकि वे बात कर सके
सके, और इसी बीच लॉयड जंगल में जाकर कुछ ड्राई वुड इकट्ठा करता है। तभी उसकी नजर चाइल्डहुड में खाए गए फ्रूट्स पर पड़ती है और वो अपने कंपेनियंस के लिए हैंडफुल ऑफ वुड लेने का डिसाइड करता है। तभी अचानक उसे यूई की स्क्रीम सुनाई देती है। वो स्क्रीम की डायरेक्शन में तोड़ता है और देखता है कि एक जायंट मॉन्स्टर स्नेक यूई और सिलिका पर अटैक कर रहा है, जो उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस हैं। लॉयड तुरंत उनकी मदद के लिए रश करता है और मॉन्स्टर का ध्यान खींचने के लिए उस पर अटैक करता है। इस मौके का फायदा उठाकर यूई और सिलिका किनारे की ओर दौड़ पड़ते हैं और लॉयड उनके बॉडी का टॉवल से कवर करने का इंतजार करता है, फिर उन पर वेपन्स फेंक देता है। फिर वो तुरंत उन पर 2 मैजिकल स्पेल्स कास्ट करता है और यूई तुरंत मॉन्स्टर पर लीप करती है और एक ही स्ट्राइक में उसे 2 पीसेस में कट कर देती है। हालांकि मॉन्स्टर का कट हेड भी अटैक करता है और सिलिका यूई और लॉयड को हाइड करने के लिए कहती है, इससे पहले कि उस पर फायरबॉल थ्रो करके उसे एक ही स्ट्राइक में फिनिश कर दे। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आमतौर पर उसके पास इतनी स्ट्राइकिंग पावर नहीं होती, लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता कि लॉयड ने उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इस बीच यूई उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स करती है और अपनी स्वॉर्ड वापस स्टोरेज में रखने के लिए कहती है। तभी अचानक उसका टॉवल गिर जाता है और लॉयड को वो कॉन्स्पिरेसी दिख जाती है जो वो हाइड कर रही थी। दोनों नर्वस हो जाते हैं और लॉयड को स्लैप पड़ जाता है, हालांकि गलती उसकी नहीं थी। खैर, कैंप साइट पर वापस लौटने पर लॉयड सबको मैजिकल स्टोरेज मैजिक सिखाने का डिसाइड करता है। वो उन्हें पहले अपनी पाम से एक जगह ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करना है। हालांकि सिलिका की एडवाइस पर वे ट्राई करते हैं, लेकिन वो बस एक इनविजिबल बलून को क्रश करने वाले फूल्स की तरह दिखते हैं। लॉयड को लगता है कि वो एक बैड टीचर है क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखा सकता। तभी अचानक सिलिका ने स्टोरेज स्पेल कास्ट किया और वो एक मैजिकल स्पेस ओपन करने में केपेबल हो गई। अचानक सभी को रियलाइज होता है कि वे लॉयड की तरह बिना स्पेल के मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो स्पेल यूज कर सकें तो अंततः वो इसे समझ ही जाएंगे। थोड़े प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपनी वॉन्ड को मैजिकल स्पेस में रख पाती है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा करने में मुश्किल होती है। लेट नाइट जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, लॉयड और यूई सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। यूई अचानक उसके सामने बैठ जाती है और उसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए थैंक्स करती है और वो रिप्लाई देता है कि वो भी अनएम्प्लॉयड था, इसीलिए उसे थैंक्स देना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि यूई इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी डिटरमाइंड थी, क्योंकि उनके क्लाइंट्स को हेल्प की जरूरत थी। और वो उससे पूछता है कि क्या कोई स्पेशल रीजन है कि वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रही थी। यूई से बताती कि जब वो छोटी थी तो उसके विलेज पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और वो अकेली बची थी, इसीलिए जब उसने इस क्वेस्ट के बारे में सुना तो वो खुद को इसे एक्सेप्ट करने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वो लोगों को उस सिचुएशन से बचाना चाहती थी जिसका उसने सामना किया था। अचानक लॉयड ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा कि चुप रहो क्योंकि आसपास मॉन्स्टर्स हैं। यूई अलर्ट हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड समन करती है, जबकि लॉयड उसे जाकर सबको वेकअप करने के लिए कहता है। जल्दी ही पूरी पार्टी स्पाइडर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें भी रिट्रीट करना चाहिए। वे धीरे धीरे बैक चलने लगते हैं, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली यूई एक ब्रांच पर पैर रख देती है और उसकी आवाज मॉन्स्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करती है। सभी लोग जितना फास्ट रन कर सकते हैं रन करते हैं, लेकिन स्पाइडर्स उन्हें कैच कर लेती हैं और सराउंड कर लेती हैं। वो अपने हिप्स से बैब्स भुनने लगते हैं और ब्रेव मेंबर्स पहले अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन तभी एक स्पाइडर सिलिका की स्टाफ बाइंड करके उससे छीन लेती है। फिर स्पाइडर्स उन्हें सिल्क के जिस्म में ट्रैप कर देती हैं और सभी पैनिक हो जाते हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें स्पाइडर्स को डिफीट करने से पहले वहीं रोक देना चाहिए। वो जल्दी से अपने कंपेनियंस पर मैजिक करता है और फिर यूई को फर्स्ट अटैक करने के लिए कहता है। वो सिल्क वेब को टीयर करते हुए ऊपर लीप करती है और फिर क्रॉस उसे सिलिका का स्टाफ रिटर्न कर देता है। इस बीच यूई एक स्पाइडर की ओर रश करती है, उसकी स्टिकी स्प्रे ब्लॉक करती है और फिर क्विकली उसके लेग्स काट देती है। फिर वो स्पाइडर के सिल्क थ्रेड पर फ्लॉट करते हुए दूसरी स्पाइडर की ओर तेजी से बढ़ती है और उसके लेग्स भी काट देती है। इसके बाद लॉयड सिलिका और क्रॉस को अटैक में शामिल होने के लिए कहता है। सिलिका कुछ फायरबॉल्स बनाती है और क्रॉस उनमें एरोस शूट करता है, जिससे स्पाइडर्स बर्न होते हुए एरो से डैमेज होती हैं। इसके साथ ही फाइट खत्म हो जाती है और लॉयड को रियलाइज होता है कि उसने कमांड शाउट करना शुरू कर दिया, जबकि वो पार्टी का न्यूएस्ट मेंबर है। वो अपनी बात से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन डगास उसे कहता है कि अच्छी बात थी क्योंकि उसमें इनेट लीडर के गुण हैं। बाकी सभी उससे एग्री होते हैं और वो लॉयड को बैटल के दौरान पार्टी को लीड करने में एक्टिव रोल निभाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह सभी ने मैजिकल स्टोरेज मैजिक इतने अच्छे तरीके से सीख लिया था कि वो अपना सामान खुद उठा सकते थे, और जैसे ही वो अपनी जर्नी पर वापस लौटते हैं, लॉयड बार बार यही सोचता रहता है कि स्पाइडर्स यहाँ क्यों थे। कुछ दिनों बाद जब लॉयड नाइट में अकेले गार्ड कर रहा होता है तो वो फिर से स्पाइडर्स के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि उन्हें थोड़ी और चेकिंग करनी चाहिए थी। तभी अचानक यूई और सिलिका उसका नाम पुकारती हैं और पूछती है क्या वो आज रात भी अकेले गार्ड करने वाला है। लॉयड के हाँ कहने पर लड़कियां उसके बारे में वरीड हो जाती हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से पूरी रात जाग रहा है। वो उसे कहती है कि उसे दूसरों के साथ नाइट शिफ्ट बदलनी चाहिए, लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि वो ठीक रहेगा और वो चाहता है कि बाकी सभी अपनी एंडोरेंस बचा कर रखें ताकि अगर उन्हें फाइट करनी पड़े तो वो बच सके। यूई उसे एक एडवाइस देने ही वाली थी कि सिलिका उसे रोक देती है और लॉयड के डिसीजन को रेस्पेक्ट करने को कहती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अगर सिचुएशन उसके लिए बहुत टफ हो जाए तो उन्हें बताना चाहिए। इस बीच क्रॉस और डगास अपने टेंट से ये सीन ऑब्जर्व करते रहते हैं। लॉयड की स्टबर्ननेस से वरीड अगले दिन वे अपनी जर्नी वापस शुरू करते हैं और जैसे ही वो रेस्ट करते हैं तो लॉयड उनके आसपास किसी भी मॉन्स्टर को पता लगाने की कोशिश करता है। जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो रिलीफ फील करता है। तभी यूई दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे स्काउटिंग मैजिक के बारे में बताता है, जिससे वो आसपास के मॉन्स्टर्स और दूसरे डेंजर्स का पता लगा सकता है, और यूई हैरान रह जाती है क्योंकि वो उस स्पेल के बारे में पहली बार सुन रही थी। लॉयड उसे बताता है कि इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर ही है।
यूई वरीड हो जाती है क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने का सारा बर्डन अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो ठीक है और उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। उस रात जब लॉयड फिर से अलोन ही सब पर नजर रख रहा था, यूई ने कहा कि ऐसा लगता है कि उसे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हालांकि अब वे दोस्त हैं। सिलिका उसे बताती है कि अलग अलग लोगों के एक दूसरे के साथ सहज होने की स्पीड अलग अलग होती है और लॉयड के पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा जरूर होगा जिसकी वजह से वो दूसरों से दूर रहता है। वो ये भी मानती है कि लॉयड को अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करके इसकी कॉम्पेंसेशन करने की कोशिश करता है। ये सुनकर यूई लॉयड के पास्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाती है, लेकिन सिलिका उससे कहती है कि जब वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो हमें सब कुछ बता देगा। दूसरी ओर डागस लॉयड के पास आता है और इसे हेल्प की जरूरत होने पर साथ चलने को कहता है, जबकि क्रॉस कुछ समय के लिए उसकी जगह पर नजर रखने के लिए तैयार हो जाता है। लॉयड डागस के साथ जाता है जो एक वायर ट्रिप अलार्म लगाता है जो किसी भी मॉन्स्टर के उनके कैंप साइट के पास आने पर उन्हें अलर्ट कर सकता है। लॉयड उससे इंप्रेस्ड होता है और फिर डागस उसे कहता है कि अलार्म हमें मॉन्स्टर्स के बारे में अलर्ट कर देगा, इसलिए तुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लॉयड कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो इस अलार्म से बेटर काम कर सकता है, लेकिन तभी डागस अचानक उसे भिड़ता है और पूछता है कि क्या उसे पार्टी पर भरोसा नहीं है। लॉयड जवाब देता है कि उसे भरोसा है, लेकिन डागस उसे बताता है कि उसके एक्शंस कुछ और ही कह रहे हैं। लॉयड को मर्लिन और उसके फॉर्मर बॉस की बातें याद आती हैं। दोनों ने उसे इनएक्सपीरियंस्ड और यूजलेस बताया था। वो डागस से कहता है कि अगर वो हार्डवर्क नहीं करेगा तो वो दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, लेकिन डागस उसे पूरे विश्वास से कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरों के लिए ट्रबल खड़ी कर देगा। लॉयड उसकी बात समझ नहीं पाता और डागस समझाता है कि उन्होंने एक टीम बनाई थी ताकि वो उन चीजों को एक टीम के रूप में मैनेज कर सके जिन्हें वो अकेले नहीं संभाल सकते थे, और जाहिर है हर कोई कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो लॉयड से अपनी टीम पर ज्यादा भरोसा करने को कहता है और ये पहली बार है जब डिम्विट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है। डागस उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मना लेता है और टेंट में लॉयड मन ही मन स्माइल करता है, ये सोचकर कि अब उसके पास ऐसे लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। अगली सुबह वो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है और घबराकर यूई से पूछता है कि क्या वो पानी लाने में उसकी मदद कर सकती है, और वो खुशी खुशी उसकी मदद करती है। दूसरी ओर मिशेल नाम की एक एलीट को एक सस्पिशियस ब्लैक मैजिशियन से रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया है कि उसने उन सभी जगहों पर मैजिकल स्टोन्स रख दिए हैं जहां उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मिशेल ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि अब वे बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्लान में सफल हो सकते हैं, और मैजिशियन आगे कहता है कि उनकी प्रीवियस प्लान्स ने हाई रैंक एडवेंचरर टीम्स को इधर उधर डिस्पर्स कर दिया है और वे हमारे प्लान्स में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। हालांकि हीरो का टीम अभी भी अवेलेबल है और वे हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं। मिशेल जवाब देती है कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हीरो का टीम तभी मूव करता है जब उन्हें किंग का ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो मानती है कि हीरो अकेले आगे आने वाली घटना को स्टॉप नहीं कर पाएगा। जंगल में वापस आकर लॉयड और उसके टीम को ये अनयूजुअल लगता है कि उनके आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। लॉयड अपने स्काउटिंग स्पेल का रेंज बढ़ाने का डिसीजन करता है और वो 10 किलोमीटर आगे मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप का पता लगाता है। क्रॉस कहती है कि ये उन फील्ड्स के बहुत पास होकर जहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि लॉयड उसे विस्तार से बता पाता, यूई कॉन्वर्सेशन में कूद पड़ती है और लॉयड से पूछती है कि क्या वो सचमुच 10 किलोमीटर के रेडियस में चीजें डिटेक्ट कर सकता है। वो हाँ कहता है और यूई गुस्सा हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों उसने उससे कहा था कि उसकी रेंज इतनी बड़ी नहीं है। लॉयड उसे बताता है कि 10 किलोमीटर इतना बड़ा नहीं है और यूई उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर बाकी लोग उसे फिलहाल बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए कहते हैं। वे मॉन्स्टर्स के हाइड आउट की ओर दौड़े और पाया कि वे उन फील्ड्स तक पहुंच गए थे जिनकी उन्हें रक्षा करनी थी। वुल्फ मॉन्स्टर्स के अनबिलीवेबली ह्यूज पैक को देखकर वे शॉक्ड हो गए, लेकिन लॉयड ज्यादा वरीड था क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जहां उसे मॉन्स्टर्स मिल सकते थे। वो सोच रहा था कि बाकी मॉन्स्टर्स कहां चले गए, और बाकी लोगों को भी ये अनयूजुअल लगा क्योंकि मॉन्स्टर्स नॉर्मली अपना टेरिटरी नहीं छोड़ते। जब सब लोग इसके रीजंस के बारे में सोच रहे थे, क्रॉस को वुल्फ्स के पैक के बीच में एक अनयूजुअल चीज दिखाई देती है। बाकी लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि उनकी आंखें उसकी जितनी शार्प नहीं है, इसलिए लॉयड एक मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को वियर साइट विजन प्रदान करता है। उसकी बदौलत वो वुल्फ्स के पैक के बीच में एक अनयूजुअल ब्लैक रॉक देख पाता है। फिर वो वही मैजिक टीम के दूसरे मेंबर्स पर भी डालता है और वे भी उस रॉक को देख पाते हैं। डागस कहता है कि ये मैजिस्टोन जैसा दिखता है और सिलिका कहती है कि इसके चारों ओर की ब्लैक आरा अलार्मिंग है। लॉयड कहता है कि ये इससे निकलने वाला माना होगा, और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये मैना उन जानवरों के माइंड से मिलता जुलता है। उसे याद आता है कि मर्लिन ने एक बार उसे कहा था कि एनिमल्स के पास एक स्पेशल स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैजिस्टोन भी यही कर रहा है। लॉयड तुरंत अपना सर्च स्पेल फिर से इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर्स का एक और ह्यूज ग्रुप अपनी ओर आते हुए दिखता है। अब उसे समझ आ गया है कि मैजिस्टोन ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है, लेकिन वो अभी भी इसके पीछे का रीजन नहीं समझ पा रहा है। पार्टी के मेंबर्स सोचते हैं कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन यूई मना कर देती है और कहती है कि अगर वे गए तो मॉन्स्टर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डागस भी मानता है कि इस सिचुएशन में भागना उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सिलिका को नहीं लगता कि वे ये फाइट जीत सकते हैं। अचानक लॉयड अनाउंस करता है कि उन्हें लड़ना चाहिए और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर वे उसकी प्लान पर अमल करेंगे तो वे जीत सकते हैं। वो कहता है कि हमें पहले मैजिस्टोन को हटाना होगा और क्रॉस से पूछता है कि क्या वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्रॉस को यकीन नहीं है कि वो इतनी दूर से उसे तोड़ पाएगी, लेकिन लॉयड उसे बताता है कि जब तक वो उसे हिट कर सकती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस अपना एम सेट करती है और फिर लॉयड उस पर 3 मैजिकल स्पेल्स डालता है जिसकी बदौलत उसका एरो मैजिस्टोन को स्मैश कर देता है। क्रॉस उसे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, और लॉयड जवाब देता है कि उसने उसे उसके बो और एरोज को एन्चेंट कर दिया, जो कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए नॉर्मल है।
लेकिन बाकी सभी लोग अमेज्ड हैं क्योंकि नॉर्मल वाइट मैजिशियंस एक ही समय पर लोगों और हथियारों को एन्चेंट नहीं कर सकते। तभी वे वुल्फ्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि एक बार मैजिशियन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनकी नेचुरल क्रूएल्टी वापस आ जाती है। लॉयड को इसी बात का भरोसा था और वो कहता है कि उसकी प्लान का पहला फेज सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ओर आ रहा मॉन्स्टर्स का ग्रुप अभी तक रुका नहीं है। जल्द ही मॉन्स्टर्स का ग्रुप जंगल से बाहर आ जाता है और सिलिका उन पर अटैक करने के लिए अकेले ही दल के सामने खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर्स खतरनाक रूप से उसके करीब आने लगते हैं, लेकिन लॉयड उसे अटैक करने का आदेश देने के लिए लास्ट मोमेंट तक वेट करता है। वो तुरंत एक फायर व्हर्लविंड प्रोड्यूस करती है जो उसकी ओर आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मिटा देता है और सभी अमेज रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी डेडली पावर नहीं देखी थी। लॉयड सिलिका से कहता है कि वो हवा और आग के मैजिक से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करता रहे और फिर वो क्रॉस के पास जाता है। चूंकि सिलिका के अटैक से निकली फायर ने बहुत स्मोक पैदा कर दिया है, इसलिए फ्लाइंग मॉन्स्टर्स टेम्परेरी ब्लाइंड हो गए हैं, लेकिन वे उनसे हाइड भी हैं। लॉयड पहले टेलीपैथी के जरिए अपनी सेंसेस को क्रॉस से जोड़ता है और फिर अपनी स्काउटिंग स्किल से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का लोकेशन बताता है। जैसे ही क्रॉस को मॉन्स्टर्स का लोकेशन दिखाई देता है, वो बिना कोई मिस किए उन सभी को एलिमिनेट कर देती है। फिर लॉयड अपनी प्लान की फाइनल स्टेज के लिए सिलिका के पास वापस दौड़ता है, लेकिन सिलिका उसे बताती है कि उसका सारा मैना खत्म हो चुका है। लॉयड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक वॉकिंग पावर बैंक बन जाता है और अपना माइंड उसके साथ शेयर करता है। वो गिर पड़ता है क्योंकि उसने उसे अचानक बहुत ज्यादा मैना दे दिया था, लेकिन वो सिलिका से कहता है कि वो उसकी चिंता मत करो और रेन समन करने के लिए मैजिक यूज करो। सिलिका उसके कहने पर करती है और बारिश जंगल की आग को तुरंत एक्सटिंग्विश कर देती है, जिससे ये उनके कंट्रोल से बाहर नहीं फैलती है। हालांकि इससे उसका भी माइंड खत्म हो जाता है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है, लेकिन डगास उसे पकड़ लेता है। यूई उससे कहती है कि उसने बहुत अच्छा किया और अब वे और डगास रिमेनिंग को संभाल लेंगे। जब वे बैटलफील्ड में रिमेनिंग मॉन्स्टर्स को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, सिलिका और लॉयड रिलैक्स करते हैं। लॉयड अचानक ग्राउंड पर गिर पड़ता है और कहता है कि उसे और ज्यादा एफर्ट करनी होगी क्योंकि उसे बस इतना सा काम करके टायर्ड नहीं होना चाहिए। इसके तुरंत बाद यूई और बाकी लोग रिमेनिंग मॉन्स्टर से निपटते हैं, लेकिन जब वे लॉयड का हाल जानने के लिए लौटते हैं तो लॉयड उन्हें बताता है कि उन्हें पास की सिटी जाना होगा क्योंकि उसकी इंट्यूशन उसे बताती है कि ये जगह बस एक इल्यूजन थी और असली टारगेट स्टार सिटी है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और लॉयड अपने स्टोरेज डायमेंशन से माना पोशन का एक बास्केट निकालता है। वो पोशन सिप करते हुए समझाता है कि ये पूरा मिशन स्टार की सिक्योरिटी को वीकन करने के लिए हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को वहां से बाहर निकालने का ट्रैप था। मिक्रोस कहती है कि स्टार के पास हीरोज पार्टी के साथ साथ नाइट ऑर्डर भी है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को वीकन करना आसान नहीं है। हालांकि डगास को लगता है कि लॉयड की थ्योरी सही है। यूई किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तुरंत स्टार वापस जाने का डिसीजन लेती है और लॉयड जैसे ही अपना माना पोशन खत्म करता है, वो पूरी पार्टी पर एक बफ डालता है। फिर वो यूई से कहता है कि उन्हें इमीडिएटली मूव करना चाहिए और सिटी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। उसकी हाई स्पीड देखकर सभी अमेज रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वो भी उसकी करंट स्पीड से तेज दौड़ सकती है। बाकी लोग उसका पीछा करते हैं और जब लॉयड उन्हें बताता है कि उसने उनकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि वो सिटी जल्दी पहुंच जाएं, तो उन्हें कोई सरप्राइज नहीं होता है। इसी बीच मिशेल अपनी मैंशन में कुछ पेपर वर्क कर रही होती है, तभी अचानक डीमन जनरल ग्रिस्ट वहां अपीयर हो जाता है और उसे बताता है कि उसकी आर्मी एक्शन के लिए रेडी है। मिशेल ये सुनकर खुश होती है और दोनों डिस्कस करते हैं कि बिना किसी की नोटिस हुए स्टार सिटी में आर्मी भेजना उनके लिए कितना आसान था। ये सब उन्होंने एक डेमोनिक गर्ल को किडनैप करके अचीव किया था। मिशेल कहती है कि वे भविष्य में भी उसकी पावर्स का इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करेंगी और ग्रिस्ट ये मैटर उस पर छोड़ देता है। दूसरी ओर लॉयड और अन्य स्टार की ओर दौड़ रहे हैं और वे अपनी ब्रेथ्स कंट्रोल करने के लिए थोड़ी पॉज लेते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि इस स्पीड से वे जल्दी ही स्टार पहुंच जाएंगे, लेकिन सिलिका को कंसर्न है कि शायद लॉयड टायर्ड हो गया होगा क्योंकि मैजिक को मेंटेन करना वाकई में डिफिकल्ट है। वो जवाब देता है कि जिन लोगों को इसकी आदत नहीं है उनके लिए ये चैलेंजिंग है, लेकिन उसके टीचर ने उसे इसे रिपीटेडली यूज करने के लिए फोर्स किया था और उसने लंबे समय तक मैजिकल स्पेल्स का प्रयोग करने की हैबिट डेवलप कर ली है। वो उसे बताता है उस टाइम के बारे में जब मर्लिन ने उसे जंगल में फेंक दिया था और चूंकि वो मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर पाया था, इसलिए वो भाग गया था। इस वजह से उसे फास्ट रहने के लिए नए और ज्यादा इफेक्टिव स्पेल्स डेवलप करने पड़े। वो कहता है कि ट्रेनिंग बहुत ही हेलिश थी, लेकिन चूंकि मर्लिन ने उसे इसमें फेलियर के लिए बहुत स्कोल्ड किया था, तो वो जरूर टफ ही रहा होगा। वो मानता है कि ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है, लेकिन सिलिका और यूई उसे बताते हैं कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लॉयड फुलिशली सोचता है कि उसका ट्रेनिंग नॉर्मल मेथड से भी वीक था और वो और भी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेने का डिसीजन लेता है। लड़कियां उसे ये भी नहीं बता पाती कि वो कितना गलत है और फिर डगास और बाकी लोग अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। लॉयड उन पर स्पीड बफ अप्लाई करता है और फिर अपनी स्काउटिंग मैजिक का यूज करके ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं है। वे फिर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन तभी लॉयड अचानक रुक जाता है, जिससे सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं।
वे उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है और वो जवाब देता है कि उसकी स्काउटिंग स्किल ने कुछ डिटेक्ट किया है, लेकिन ये कोई ह्यूमन या मॉन्स्टर नहीं है। ये बात उसे डिस्टर्बिंग लगती है, इसलिए वो सबको बिना उसके आगे बढ़ने को कहता है, जबकि वो नर्वसनेस का रीजन पता लगाता है। हालांकि यूई उसे बताती है कि अगर ये कोई डेंजरस चीज निकली जिसे वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता तो उसे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और वो इसके लिए अग्री करता है। वे जल्द ही एक हट पे पहुंच जाते हैं और लॉयड अब कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसे हट के अंदर मॉन्स्टर्स का प्रेजेंस सेंस हो रहा है। ये सुनकर पूरा ग्रुप शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स पहाड़ों की दूसरी साइड पाए जाते हैं और उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लॉयड कहता है कि मॉन्स्टर्स का ह्यूमंस के एरिया में एंट्री प्रोहिबिटेड है, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी सभी उसे याद दिलाते हैं कि वे पिछले कुछ सालों से इस रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करके ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं। वे उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे ये सब पता ही ना हो, और लॉयड उन्हें बताता है कि उसे अपने चाइल्डहुड की कोई मेमोरी नहीं है क्योंकि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद उसे अडॉप्ट किया गया था। सभी चिंतित हो जाते हैं कि शायद उन्होंने कुछ बैड मेमोरीज ताज़ा कर दी हैं, लेकिन लॉयड उन्हें रीएश्योर करता है कि वो ठीक है। क्रॉस कहता है कि उन्हें सिटी लौटकर तुरंत हीरोज को इस मैटर की सूचना देनी चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि उन्हें पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। उसे मॉन्स्टर से वैसी ही एनर्जी महसूस होती है जैसी पहले ब्लैक मैजिस्टोन से हुई थी, और ये सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। लॉयड कहता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स वाकई इश्तार पर अटैक करने की प्लान बना रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी नेसेसरी हो जाती है। यूई उसकी बात से अग्री होती है क्योंकि अगर वे कुछ नहीं करते तो इश्तार डेंजर में पड़ सकती है, और सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। वे घर के पास पहुंचते हैं लेकिन अंदर कोई नहीं होता, इसलिए लॉयड फिर से अपनी स्काउटिंग स्किल का यूज करता है और पता लगाता है कि मॉन्स्टर्स घर की बजाय ग्राउंड के नीचे हैं। डागस कहता है कि उन्हें एंट्रेंस ढूंढना चाहिए, लेकिन लॉयड इस हिस्से को इग्नोर कर देता है। वो सिलिका को अर्थ मैजिक यूज करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो सभी को पावर प्रदान करता है। फिर सिलिका उनके सामने जमीन में सैंड का एक पिट बना देती है, जिससे अंडरग्राउंड टनल की सीलिंग गिरकर रिचुअल कर रहे मॉन्स्टर्स पर गिर जाती है। गिरते डेब्रिस से बचने के लिए मॉन्स्टर्स स्कैटर हो जाते हैं और यूई तुरंत कूदकर उनमें से एक का थ्रोट पकड़ लेती है। वो पूछती है कि कॉन्टिनेंट के इस साइड मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। तभी अचानक एक और मॉन्स्टर अपने मैजिक से उस पर डेब्रिस थ्रो करता है। यूई आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है और फिर एक मॉन्स्टर को क्रॉस शूट से एलिमिनेट करती है, जबकि दूसरा भाग जाता है। मॉन्स्टर्स डेब्रिस के पीछे हाइड हो जाते हैं, लेकिन सिलिका फिर से अपनी स्किल का यूज करके रॉक्स को सैंड में बदल देती है और उन्हें एक्सपोज कर देती है। वे उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डागस उन्हें रोक देता है और उन्हें फ्ली करने पर मजबूर कर देता है। एक मॉन्स्टर रूम से भाग जाता है और जब यूई उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो वो डोर नहीं खोल पाती। दो और मॉन्स्टर्स उस पर एम्बुश अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन क्रॉस उनके क्लोथ जमीन पर दबा देती है, जिससे यूई उन्हें इजीली डिफीट कर देती है। इसके साथ ही वे 3 मॉन्स्टर्स को हराकर लास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो बीस्ट गर्ल को एक ककून में इम्प्रिजन कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लॉयड और बाकी लोग तभी वहां पहुंचते हैं और मॉन्स्टर के भागते ही उसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। यूई और क्रॉस पहले उस तक पहुंचते हैं और उसे दोनों तरफ से सराउंड करने का प्लान बनाते हैं, जबकि लॉयड और बाकी लोग वाटर सरफेस पर आने में टाइम लेते हैं। लॉयड को ककून से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल सिग्नल महसूस होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वे उसे किसी भी कॉस्ट पर पकड़ें। जल्द ही यूई मॉन्स्टर का पाथ ब्लॉक कर देती है और उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से सराउंडेड है। लॉयड उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसे फाइट करने का डिसाइड करता है। वो अटैक करने के लिए एक मैजिकल सर्कल बनाता है, लेकिन लॉयड तुरंत रिएक्ट करता है। अपने फ्रेंड्स के सामने एक शील्ड बनाता है, जिससे मैजिकल अटैक रिबाउंड होकर अंत में मॉन्स्टर पर लग जाता है। वो उसी के साथ नीचे गिर जाता है और फिर लॉयड तुरंत ककून को नीचे लाने और उसके अंदर मौजूद बीस्ट गर्ल को रिलीज करने के लिए दौड़ता है। वे उसे वापस हट में ले जाते हैं और लॉयड उसे हील करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब वो अकेली है जो उन्हें कुछ बता सकती है, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। यूई और सिलिका उसके हीलिंग मैजिक के फास्ट इफेक्ट से इंप्रेस होती हैं और लॉयड उन्हें बताता है कि उसने स्पेल में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये दोनों को सरप्राइज करता है क्योंकि स्पेल चेंज करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि उसकी टीचर अक्सर उसे नए स्पेल्स बनाने में फोर्स करती थी, इसलिए ये उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। लड़कियां फिर से उसके टीचर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाती हैं और लॉयड उन्हें बताता है कि वो बस एक स्ट्रेंज गर्ल है। तभी क्लेयर अवेक होती है और यूवी तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे क्वेश्चंस की शावर देती है। लड़की नर्वस होकर बताती है कि उसका नाम क्लेयर है, लेकिन यूवी उसकी बात गलत सुनती है और जो भी सुनती है उसे एक्सेप्ट करने का डिसाइड करती है। फिर यूई उससे पूछती है कि उसे मॉन्स्टर्स ने क्यों कैप्चर किया था और क्लेयर आंसर देने में हेजिटेट करती है, तो लॉयड उसे बताता है कि वे एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने उसे बचाया था। फिर वो कहता है कि उसने सुना है कि कुछ एनिमल्स मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पूछता है कि क्या ये उसकी एबिलिटी थी जिसने उन फील्ड्स में मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया था जहां वे गए थे। क्लेयर कंफर्म करती है कि ये उसका मैजिक था और लॉयड को बताती है कि मॉन्स्टर्स ने उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था।
अब जब सारी ट्रूथ उनके सामने है तो लॉयड और बाकी लोग कॉन्फिडेंट है कि मॉन्स्टर्स चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स इश्तार पर अटैक करें क्योंकि वो कॉन्टिनेंट का एंट्री पॉइंट है। वे तुरंत शहर की डिफेंस के लिए वापस लौटने का डिसाइड करते हैं और क्लेयर को भी अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लॉयड को लगता है कि बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स शहर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके ठीक पीछे एक लार्ज आर्मी चल रही है। उसे फियर है कि वे उन सभी से अकेले फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो एक स्ट्रिक्ट कदम उठाने का डिसाइड करता है। वो यूई और बाकी लोगों को शहर में दौड़कर हीरोज को वॉर्न करने के लिए कहता है, जबकि वो क्लेयर के साथ वहीं रुककर उसकी पावर का यूज मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए करता है। इस बीच शहर में लॉयड के फॉर्मर पार्टी लीडर हीरो एलन एक और प्रॉब्लम से परेशान है। वो लॉयड की जगह लेने के लिए कोई व्हाइट मैजिक नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि वो सभी को सिर्फ उनके रिज्यूमे देखकर ही रिजेक्ट कर देता है। उसकी पार्टी की लड़कियां नर्वस होकर उसे बताती हैं कि सबसे अच्छे कैंडिडेट्स भी एक साथ सिर्फ 2 स्पेल्स ही कर सकते हैं और एलन उन्हें इनकॉम्पिटेंट फूल्स का ग्रुप कहता है। शील्ड यूजर रीना कहती है कि शायद लॉयड स्पेशल था और एलन इतनी फूलिश बात सोचने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। तभी एक हीरो रूम में एंटर करता है और एलन से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। वो बताता है कि उनकी फॉरेस्ट पेट्रोल ने एक मैसिव मॉन्स्टर आर्मी को अपनी ओर आते देखा है और उन्हें तुरंत हीरो की हेल्प की जरूरत है। एलन और उसकी पार्टी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का डिसाइड करते हैं और हीरो ये सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है। वो तुरंत दूसरे हीरोज को ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जाते समय लड़कियां एलन से पूछती हैं कि क्या वे सच में बिना किसी व्हाइट मैजिक के इतनी मैसिव मॉन्स्टर आर्मी से फाइट कर सकते हैं। वो जवाब देता है कि ये स्टेट की ओर से एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और उन्हें कुछ पॉइंट्स गेन करने के लिए इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे भी बढ़कर वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी सबसे पावरफुल है, भले ही उसकी टीम में कोई वीक सपोर्ट मेज ना हो। दूसरी ओर लॉयड और क्लेयर एक रॉक पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें एक और मॉन्स्टर्स गैंग दिखाई देती है जो इश्तार की ओर बढ़ रहे गैंग से भी बड़ी है। लॉयड नर्वस हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर ये ग्रुप अटैकर्स के साथ मर्ज हो गया तो सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कहता है कि उन्हें किसी तरह यहाँ उन्हें डिफीट करना होगा और क्लेयर पूछती है कि क्या उन्हें किल किए बिना रोकने का कोई तरीका है। लॉयड उसके रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड होता है, बट क्लेयर कहती है कि ये मॉन्स्टर्स बस इनोसेंट क्रीचर्स हैं जिनका माइंड मॉन्स्टर्स ने उसकी पावर स्टील करके कंट्रोल कर लिया है। वो भी इसके लिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि मॉन्स्टर्स को कोई हार्म पहुंचे। लॉयड को रियलाइज होता है कि क्लेयर एक ट्रू एनिमल लवर है जिसे मॉन्स्टर्स की भी कंसर्न है और वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे मॉन्स्टर्स को मिनिमम डैमेज पहुंचे। क्लेयर ये सुनकर बहुत हैप्पी हो जाती है और फिर लॉयड मॉन्स्टर्स के हर्ट को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो अपनी पावर से उन्हें वापस घर भेज सकती है। क्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाएगी और लॉयड उसे बताता है कि वो उसकी माइंड क्षमता और स्पेल कैपेसिटी बूस्ट कर देगा। क्लेयर ट्राई करने का डिसाइड करती है और आगे बढ़ती है। लॉयड उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जंगल में एक डार्क डिवाइस के इंटरफेरेंस के कारण वो अपना स्पेल नहीं चला पाती। सिटी वापस आकर एलन करेजियस पीपल की गिल्ड में पहुंचता है और वहां इकट्ठे एडवेंचरर्स का मजाक उड़ाता है। उन्हें कहता है कि इस काम के लिए वो बहुत वीक है। एडवेंचरर्स इससे अपसेट हो जाते हैं और फिर एलन की लड़कियां उसे बताती हैं कि ए रैंक और उससे ऊपर की सभी पार्टी सिटी से बाहर है। वो उनका और भी मजाक उड़ाता है और एक लड़का फाइट करने को रेडी हो जाता है। उसका फ्रेंड उसे रोकता है क्योंकि उन्हें हीरो से नहीं लड़ना चाहिए और लकीली सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही गिल्ड मास्टर अराइव हो जाता है। वो कहता है कि वे यहाँ मॉन्स्टर से फाइट करने आए हैं, एक दूसरे से नहीं, और एलन अपनी स्ट्रैटेजी बताते हुए खड़ा होता है। वो कहता है कि उनके मेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए अपने मोस्ट पावरफुल स्पेल्स का यूज़ करके बैटल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो हीरोज़ और अदर वॉरियर्स को लीड करते हुए मॉन्स्टर्स को स्टॉप करेगा, जबकि मेजर्स अपना मैना रिचार्ज कर लेंगे। एलन को लगता है कि उसकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से ह्यूज नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, बट अदर एडवेंचरर्स सोच रहे हैं कि क्या उसे चाइल्डहुड में ही नेग्लेक्ट किया गया था। एलन उनकी डिससैटिस्फैक्शन सेंस करता है और पूछता है कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। एक मेज नर्वसली कहता है कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक ही स्ट्राइक में ह्यूज मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर सकें, और बाकी लोग भी इस बात से अग्री करते हैं और कहते हैं कि एक मॉन्स्टर को डिफीट करना भी बहुत बड़ा टास्क है। एलन उन पर शाउट करता है और कहता है कि उन्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, लेकिन तभी उसके पार्टी की मेज कहती है कि उसे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो दावा करती है कि उसके स्पेल्स की पावर रिसेंटली कम होती जा रही है और वो पहले जैसी स्ट्रॉन्ग अटैक्स नहीं कर सकती है। एलन उस पर शाउट करता है और पूछता है कि उसने इतने टाइम तक ये बात क्यों छुपाई, और लड़की स्कैर्ड होकर कहती है कि वो अकेली नहीं है क्योंकि पार्टी के बाकी सभी ने भी लॉयड के एब्सेंस के बाद से अपने परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइन महसूस किया है। ये सुनकर एलन लूज कंट्रोल कर देता है और पूछता है कि इतने लंबे समय तक साइलेंट रहकर उसने उसे क्यों डिसीव किया, और रीना उसे बताती है कि उसने उसे डिसीव नहीं किया, बस उसे पता ही नहीं चला क्योंकि वो हीरो बनने के बाद से केयरलेस हो गया है।
वो कहती है कि उसने ज़रा भी ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए ये और भी पिटीफुल है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं देखा। क्राउड ये जानकर सरप्राइज हो जाती है कि एलन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और वो रीना को उसकी पोल खुलने के लिए ब्लेम करता है। वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईजिली उसकी डिस्गस्टिंग अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिससे सबके सामने उसकी ऑरा और भी लो हो जाती है। वो एम्बैरेसमेंट से भाग जाता है और उसकी लड़कियां उसका पीछा करती हैं, लेकिन रीना पीछे रह जाती है। बाकी एडवेंचरर्स नर्वस हो जाते हैं क्योंकि जब हीरो इतना वीक होता है तो वे मॉन्स्टर से जीत नहीं सकते, लेकिन रीना उन्हें काम रहने के लिए कहती है क्योंकि वो कमांड संभाल लेगी। वो एलन की पार्टी छोड़ने का इंटेंशन जाहिर करती है क्योंकि अब वो हीरो कहलाने लायक नहीं रहा और वो उन सबके साथ मिलकर फाइट करेगी। ये सुनकर सभी को रिलीफ मिलता है और रीना कहती है कि उनके बचने का बेस्ट चांस लॉयड नाम का वाइट मेज को ढूंढना है। इस बीच लॉयड और क्लेयर को एक ब्लैक मेज मिलता है जो उसके मैजिक को ब्लॉक कर रहा है। लॉयड उसे बताता है कि उन्हें ये मैजिस्टोन किसी और जगह पर भी मिला है और यही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा और क्लेयर कहती है कि आसपास कई मैजिस्टोन होने चाहिए क्योंकि क्राउड इतनी बड़ी है कि उसे एक अकेले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो मैजिस्टोन का लोकेशन फाइंड कर सकती है। वो जवाब देती है कि वो ऐसा तभी कर सकती है जब वो उनके पास हो। लॉयड के लिए इतना ही इनफ है और वो अपने स्काउटिंग मैजिक और सेंस शेयरिंग स्पेल कॉम्बिनेशन का यूज करके अन्य मैजिस्टोन का लोकेशन क्विकली डिटेक्ट कर लेता है। क्लेयर को अब ये समझ भी नहीं आता कि वो अचानक उन पर एक इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देता है ताकि वो मॉन्स्टर्स की विजन से बचकर मैजिस्टोन के पास पहुंच सकें। क्लेयर को इस समय लॉयड की कैपेबिलिटीज पर डाउट होने लगता है, बट वो उसके पीछे मैजिस्टोन तक जाती है और अपनी पावर से उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, मॉन्स्टर्स उसके कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं और उस एरिया से चले जाते हैं। दूसरी ओर एडवेंचरर्स और हीरो सिटी की बाउंड्री पर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हीरोज का कैप्टन उनके प्लान को लेकर कंसर्न्ड है। दूसरी ओर एडवेंचरर्स का लीडर रीना की बातों पर विश्वास करने का डिसाइड करता है और लॉयड के हाथों में अपना ट्रस्ट सौंप देता है। इससे पहले रीना ने एडवेंचरर्स को बताया था कि कैसे लॉयड एक वाइट मेज होने के बावजूद हीरो की पार्टी का सीक्रेट MVP था। एडवेंचरर्स को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गिल्ड मास्टर को विश्वास हो गया और उसने रीना को बताया कि इस बार उन्हें लॉयड की हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्काउटिंग मिशन पर सिटी से बाहर गया है और उसे रिटर्न करने में 1 वीक लगेगा। रीना ये सुनकर शॉक हो गई, लेकिन उसने तुरंत एंटिसिपेट किया कि लॉयड ट्रैवल ड्यूरेशन कम कर सकता है। उसने सभी से लॉयड के लौटने पर अपनी जान की बाजी लगाने को कहा और चूंकि वे पहले ही ये डिसीजन ले चुके थे, इसलिए गिल्ड मास्टर को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं दिखती। तभी मॉन्स्टर्स का हर्ड उनके पास आता है और रीना आर्चर्स और मेजेस को अटैक स्टार्ट करने का ऑर्डर देती है। अटैक से मॉन्स्टर्स का ग्रुप वीकेन हो जाता है और जैसे ही वे खाइयों में जंप करते हैं, तेज वाटर करंट्स उन्हें बहा ले जाती हैं, जिससे लॉयड और उसके स्क्वाड को लौटने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जल्द ही हीरोज आ जाते हैं और यूई का ग्रुप आराम करता है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इश्तार पहुंचकर लॉयड की हेल्प कर सके। इसी बीच लॉयड और क्लेयर भी लास्ट मैजिस्टोन तक पहुंच जाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वे खुश हैं कि अब सभी मॉन्स्टर्स फ्री हैं, लेकिन जैसे ही वे रिलीज होते हैं, पैंथर्स और वोल्व्स आपस में लड़ने लगते हैं। वे मैजिस्टोन को गिरा देते हैं, जिससे क्लेयर को चोट लगती है और उसकी इनविजिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। मॉन्स्टर्स तुरंत उसकी ओर ध्यान देते हैं और वो नर्वस हो जाती है, लेकिन लॉयड जल्दी से दूसरी तरफ मूव करता है और उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फायर क्रैकर्स चलाता है। दूसरी ओर रीना और अन्य अभी भी मॉन्स्टर्स को होल्ड कर रहे हैं, तभी मॉन्स्टर्स के ब्रूटल अटैक्स में उसका राइट विंग गिर जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि और भी मॉन्स्टर्स उनकी ओर एडवांस कर रहे हैं और जैसे ही सब होपलेस होने वाले होते हैं, एक पावरफुल फायर स्पेल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है। यूई और उसकी S रैंक टीम को बैटल में ज्वाइन होते देखकर सभी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि लॉयड भी उनके पास है। इसी बीच लॉयड मॉन्स्टर्स की 2 टीम्स के साथ टैग प्ले कर रहा है, जो उसे कैच करने की कोशिश कर रही हैं। वे बार बार इवेट करते रहते हैं, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसकी एंड्योरेंस अनलिमिटेड नहीं है। क्लेयर भी देखती है कि वो बस इवेट कर रहा है और मॉन्स्टर्स पर अटैक नहीं कर रहा, और उसे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर्स को हार्म ना पहुंचाने के लिए कहा था। वे उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है क्योंकि वो नर्वस हो जाता है और एक सॉन्ग गाने लगती है। उसका सॉन्ग सुनकर मॉन्स्टर्स अचानक अपना अटैक स्टॉप कर देते हैं और साइलेंटली जंगल में वापस चले जाते हैं। लॉयड इससे बहुत इम्प्रेस होता है। वे क्लेयर से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर्स को कैसे कंट्रोल किया, और वे बताती है कि उसकी पावर उन्हें कंट्रोल नहीं करती। वे बस अपनी इमोशंस उन तक पहुंचाती है और उन्हें घर जाने के लिए कहती है। लॉयड उसकी लाइफ बचाने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि उन्हें अब इश्तार लौट जाना चाहिए, जहां यूई के स्क्वाड ने डिफेंस फोर्सेस को नई होप दी है। हालांकि उनकी हेल्प के बावजूद मॉन्स्टर्स जल्दी ही ह्यूमंस पर डोमिनेट कर जाते हैं। बैटल के दौरान रीना भी इंजर्ड हो जाती है और उसके तुरंत बाद मॉन्स्टर्स पूरी डिफेंस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
सभी होपलेस हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्लेयर का मधुर सॉन्ग सुनाई देता है जो लॉयड के सपोर्ट मैजिक की मदद से पूरी वॉल्यूम में बज रहा है। उसका मैजिक अचानक मॉन्स्टर्स को काम कर देता है और वे बिना किसी ह्यूमन या अन्य मॉन्स्टर्स को हार्म किए घर लौट जाते हैं। ये देखकर सभी अमेज हो जाते हैं और लॉयड क्लेयर से बताता है कि उसके अमेजिंग मैजिक ने यहाँ कई लाइव्स बचाई हैं। हालांकि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जायंट रॉक गोलम्स का एक ग्रुप सिटी की ओर एडवांस कर रहा है और लॉयड उन्हें किसी भी प्राइस पर रोकने का डिसाइड करता है। दूसरी ओर मॉन्स्टर्स के अटैक का मास्टरमाइंड मिशेल शराब की सिप लेते हुए सोच रही है कि शायद अब तक इश्तार डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तभी उसका सर्वेंट एक अर्जेंट न्यूज़ लेकर आता है और मिशेल सोचती है कि ये उनकी विक्ट्री की स्वीट न्यूज़ है। हालांकि सर्वेंट उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स का हर्ड इश्तार पर अटैक करने के बजाय रिट्रीट कर गया है और डिस्पर्स हो गया है। मिशेल को इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं होता और वे सर्वेंट से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन गरीब को खुद कुछ भी पता नहीं होता। इसी बीच क्लेयर भी गोलम्स पर अपने स्किल का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी फेल होता है और लॉयड को रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स जरूर इंटरफियर कर रहे हैं। वे अपने स्क्वाड से मिलकर आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करने का डिसाइड करता है और खुद को क्लेयर के साथ स्पेल बाउंड करता है ताकि वे तेजी से मूव कर सके। वे सीधे गोलम्स के हर्ड के बीच से पास होते हैं जो उन्हें डिटेक्ट करते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वे सेफ रहने के लिए एक तरफ जंप करते हैं और फिर सोल्जर्स द्वारा बनाई गई खाइयों के पास पहुंचते हैं। लॉयड अचानक क्लेयर की वेस्ट पकड़ता है और खाई के ऊपर से लीप लगाता है और फिर आगे बढ़ता है। सभी उसके मैजिकल स्किल्स से इम्प्रेस होते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि यही वो आदमी है जिस पर रीना चाहती थी कि वे ट्रस्ट करें। जैसे ही लॉयड ग्राउंड पर लैंड करता है, उसका स्क्वाड उसे वेलकम करने के लिए वहां मौजूद होता है। वे उसे बताता है कि क्लेयर की वजह से मॉन्स्टर्स रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें गोलम से निपटना होगा। वे अचानक नीज पर गिर जाता है और उसके फ्रेंड्स वरीड हो जाते हैं कि लगातार मैजिक यूज करने के बाद वो बहुत टायर्ड हो गया है। हालांकि लॉयड उन्हें बताता है कि वो बैटल खत्म होने के बाद ही रेस्ट करेगा। तभी गिल्ड मास्टर लॉयड का वेलकम करने वहां आता है और उसके साथ एक अडोरेबल क्रिएचर को देखकर अमेज्ड हो जाता है। लॉयड उसे क्लेयर को सेफ लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है और गिल्ड मास्टर हीरोज को उसकी केयर करने का ऑर्डर देता है। फिर वे कहता है कि इस फाइट को जीतने के लिए लॉयड ही उनकी ओनली होप है, लेकिन लॉयड को नहीं पता कि ये थॉट उसके माइंड में किसने डाला। तभी रीना वहां आती है और उसे बताती है कि एलन बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लॉयड ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और रीना उसे एक्सप्लेन करती है कि एलन पहले गिल्ड के एडवेंचरर्स से फाइट कर चुका था और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से टर्न अवे कर चुका था। लॉयड को विश्वास नहीं होता कि हीरो होने के बावजूद उसने सिटी के लोगों को डेंजर में छोड़ दिया और रीना कहती है कि वो हीरो बनने के लायक भी नहीं है। अचानक वे दर्द से क्राई करती है क्योंकि वो इंजर्ड हो गई है और लॉयड जल्दी से उसकी इंजरी पूरी तरह हील कर देता है। ये देखकर गिल्ड मास्टर बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन लॉयड फिर से फेंट हो जाता है। रीना उसे अपने हाथों से उठाकर खड़ा करती है और बताती है कि जब तक वे उसके स्क्वाड में था तब तक वे इनविंसिबल फील करते थे, लेकिन उसके एब्सेंस में उन्हें रियलाइज हुआ कि वे सिर्फ स्लाइटली अबव एवरेज हैं। वे कहती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था और दूसरों को उसे बाहर निकालने से रोक देना चाहिए था, लेकिन लॉयड को नहीं लगता कि वो कोई स्पेशल है। लकी होकर उसके पास अपनी वीकनेस एडमिट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि गोलम्स उसी समय फ्रंट लाइन में पहुंच जाते हैं। सभी रेडी हो जाते हैं और सीधा गोलम्स पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन लॉयड उन्हें शाउट करता है कि वे पीछे रहें क्योंकि गोलम्स कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर्स नहीं है। हालांकि वे बहुत लेट पहुंचते हैं और हीरोज को रियलाइज होता है कि गोलम्स स्पेल बाउंड हैं क्योंकि उनकी स्वॉर्ड्स उन पर स्ट्राइक करती हैं। गोलम्स हीरोज को दूर फेंक देते हैं और रीना तुरंत बैटलफील्ड का कमांड संभाल लेती है। वे मेजर्स और आर्चर्स को दूर से गोलम्स पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन उनके अटैक्स कोई डैमेज नहीं पहुंचाते। गोलम्स सोल्जर्स को पुश करते हुए खाई क्रॉस करते हैं और सभी पैनिक हो जाते हैं। लॉयड सभी पर बफ डालने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। लॉयड कहता है कि वो हैंडल कर सकता है और सभी पर उनकी ज़रूरत के अनुसार 2 मैजिक स्पेल्स अप्लाई करता है। हालांकि इससे वो और भी एग्जॉस्ट हो जाता है और उसे लगता है कि मैजिकल इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। वे अपने फ्रेंड से जल्दी से बैटल फिनिश करने को कहता है और यूई तुरंत स्कैफोल्ड पर चढ़कर सबको लॉयड के द्वारा उनके ऊपर डाले गए इनक्रेडिबल बफ्स के बारे में बताती है। वे कहती है कि अब वे ये फाइट आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन हीरोज को उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। तभी एक गोलम उन पर अटैक करता है और वे नर्वस हो जाते हैं, लेकिन रीना आकर उनकी लाइफ सेव कर लेती है। उसके पीछे पीछे यूई भी गोलम पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। रीना इसका यूज लॉयड की मैजिक की पावर शोकेस करने के लिए करती है और सबको बताती है कि वे अब बहुत पावरफुल हैं। सभी तुरंत इसका कंफर्म कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है।
लॉयड अपने फ्रेंड्स से सबका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन वे अब बहुत वीक फील कर रहे हैं और गिल्ड मास्टर उसे रेस्ट करने के लिए एक सेफ स्पॉट ले जाता है। इस बीच क्रॉस आर्चर्स का लीड करते हुए गोलम्स पर डबल डैमेज देने के लिए फायरबॉल्स शूट करने लगता है। डगास और सिलिका भी फ्रंट लाइन में फाइट करते हैं और अपने पावरफुल स्पेल से कई गोलम्स एलिमिनेट कर देते हैं। बैटल कंटिन्यू रहती है और जल्द ही लगभग सभी गोलम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यूई लास्ट रिमेनिंग गोलम पर फोकस करती है, लेकिन एक और एडवेंचरर उस पर लीप लगाने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे ही वे गोलम पर स्ट्राइक करता है, उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है और सभी रियलाइज करते हैं कि लॉयड के स्पेल्स अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं। जैसे ही गोलम सिटी गेट के पास पहुंचता है, सभी अफ्रेड हो जाते हैं और रिट्रीट करते हैं, लेकिन यूई उसके रास्ते में स्टैंड करती है। हालांकि जैसे ही वे उस पर अटैक करने वाला होता है, रीना उसे पकड़कर सेफ लोकेशन पर ले जाती है और डगास उस हैवी स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। लॉयड को रियलाइज होता है कि वे अकेले जीत नहीं सकते, इसलिए वे अपनी लास्ट पावर का यूज यूई की स्वॉर्ड को स्पेल बाउंड करने के लिए करता है। वो ये देख लेती है और तुरंत रीना और डैगर से मदद मांगती है। वे अपनी ताकतें मिलाकर उस भयानक अटैक को रोक लेते हैं और फिर यूई अपनी एनर्जी के साथ गोलम पर हमला करती है और एक ही स्ट्राइक में उसे नष्ट कर देती है। इसके बाद सब लोग उस जीत का जश्न मनाने लगते हैं, जिसे वे पहले इम्पॉसिबल समझते थे। वहीं लॉयड आखिरकार खुद को थोड़ी राहत का मौका देता है और उसी पल बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ डीमन जनरल ग्रेस्ट अपनी हार की शिकायत करने मिशेल के महल पहुंचता है। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ना केवल वे इश्तार को डिस्ट्रॉय करने में असफल रहे, बल्कि क्लेयर को भी उनसे छीन लिया गया। हालांकि वहां पहुंचने पर उसे मिशेल नहीं मिलती, तो वो गुस्से में उसका पूरा ऑफिस तबाह कर देता है और कसम खाता है कि अगली बार जब उसका सामना होगा तो वो अपनी जान की बाजी लगा देगा। शहर वापस आकर लॉयड दिन भर गहरी नींद सोने के बाद जागता है। यूई उससे मिलने आती है और लॉयड गिल्ट में रोना शुरू कर देता है कि वो अपनी वीकनेस की वजह से बेहोश हुआ। अब यूई उससे आर्ग्यू करने के मूड में भी नहीं रहती, इसलिए वो बस उसे अपने साथ चलने को कहती है। जैसे ही वो सराय का दरवाजा खोलती है, बाहर मौजूद लोग लॉयड का उत्साह बढ़ाने लगते हैं और उसे अपना हीरो कहते हैं। ये सुनकर लॉयड नर्वस हो जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकता। इस हरकत पर यूई गुस्से में आ जाती है और उसे बाहर जाकर अपने फैंस को फेस करने को कहती है। वो बाहर तो निकलता है, लेकिन सीधे खिड़की से, ताकि उसे सबका सामना ना करना पड़े। उसी समय मर्लिन का स्पाई विल दरवाजे पर पहुंचता है और उसे थीफ समझकर वो तुरंत उसे उड़ा देती है। लेकिन विल पर उस ब्लास्ट का कोई असर नहीं होता और मर्लिन उसे अंदर बुला लेती है, जहां उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स पहले से मौजूद होते हैं। मर्लिन फिर विल से लॉयड के बारे में पूछती है और विल बताता है कि उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर वो शॉक में आ जाती है, लेकिन विल समझाता है कि ये एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि उसकी नई पार्टी उसके साथ ज्यादा अच्छा बिहेवियर करती है। साथ ही वो ये भी बताता है कि लॉयड के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और वो खुद पर इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स रखता है। मॉलिन जानती है कि इसका कुछ ब्लेम उसी पर जाता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि लॉयड वही मिस्टेक्स दोहराए जो उसके पहले की थी। इस बीच शहर में लॉयड भीड़ से छुप रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सब लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी टोली उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि शहर को बचाने के लिए हर कोई उसका आभारी है। लॉयड को नहीं लगता कि वो इस अटेंशन का हकदार है, लेकिन बाकी लोग उसे कहते हैं कि उसे खुद पर थोड़ा और ट्रस्ट करना चाहिए। उनकी बातों से प्रेरित होकर लॉयड क्राउड का अभिवादन करने का फैसला करता है, पर दिल से उसे अब भी लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। वो लोगों से कहता है कि उन्हें असली क्रेडिट शूरवीरों और एडवेंचरर्स को देना चाहिए, लेकिन सब उसे ही हीरो मानते हैं। वे उसे हीरो ऑफ इश्तार कहते हैं और लॉयड इस बिहेवियर की आदत डालने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ एलन इस बात से इरिटेट होता है कि सब लॉयड को ही हीरो कह रहे हैं। उसकी लड़कियां उसे याद दिलाती हैं कि एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट को इग्नोर करने की वजह से उसका हीरो का खिताब वापस ले लिया जाएगा। वो ये बात मानता है और अपनी लड़कियों के साथ शहर छोड़ने का फैसला करता है। मर्लिन के घर वापस आकर सब लोग शराब पीते हैं, क्योंकि उसी दिन उनके दोस्त हीरो सिबिल ने डीमन किंग को हराने और गोलीबारी में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी थी। तभी विल सभी को शॉक में डाल देता है, ये बताते हुए कि डीमंस फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मॉन्स्टर्स को इश्तार पर हमला करने के लिए एनिमल मैजिक का यूज करने की कोशिश की है। उसे डाउट है कि वो डीमन किंग को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मर्लिन पैनिक में आ जाता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सिबिल का अल्टीमेट सैक्रिफाइस बेकार चला जाएगा। बाकी लोग उसे कहते हैं कि उन्हें जो भी करना पड़े करना होगा, ताकि दुनिया की सिक्योरिटी एंश्योर हो सके। कुछ दिन बाद लॉयड और उसकी टोली को शहर का लॉर्ड बुलाते हैं। एक युवक उन्हें अंदर ले जाता है और वहां पहले से ही क्लेयर इंतजार कर रही होती है। सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या लॉर्ड ने उसे भी बुलाया है, लेकिन वो युवक कहता है कि क्लेयर एक्चुअली उसकी स्पेशल गेस्ट है। फिर वो अपना परिचय लॉर्ड एबल के रूप में देता है, जो इस पूरे रीजन का रूलर है। किसी को इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बस एक सर्वेंट है।
सिलिका कहती है कि सबको मालूम है कि लॉर्ड ने इस जगह पर 1 दशक से भी ज्यादा से शासन किया था और एबल उसके लिए बहुत यंग लगता है। वो जवाब देता है कि उसके पास भी ऐश केचम जैसी एंटी एजिंग एबिलिटी है। इस पर लॉर्ड कहता है मर्लिन भी ऐसा ही है। एबल कहता है कि इस पर डिस्कशन किसी और दिन करेंगे क्योंकि अभी एक अर्जेंट मैटर है। वो बताता है कि क्लेयर एक्चुअली फोहरा एम्पायर की दूसरी प्रिंसेस है जहाँ बीस्ट फोक रहते हैं। ये सुनकर लॉर्ड को यकीन नहीं होता। क्लेयर खुद इसकी पुष्टि करती है और बाकी लोग भी सच जानकर स्टंट रह जाते हैं। एबल बताता है कि क्लेयर की मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर रेयर और डेंजरस है और अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है। इसीलिए एम्पायर उसे ढूंढ रहा था। अब जब वो सुरक्षित है तो वे उसे जल्द ही वापस ले जाएंगे। एबल कहता है कि वो चाहता है कि लॉयड की पार्टी क्लेयर को रॉयल कैपिटल तक ले जाए जहां बीस्ट फोक उसे रिसीव करने आएंगे क्योंकि उसे भरोसा है कि वे किसी भी खतरे यहाँ तक कि डीमंस का भी सामना कर सकते हैं। हालांकि एडवेंचरर्स के लिए रॉयल फैमिली की रक्षा करना अनयूजुअल है, फिर भी सब समझते हैं कि उन्हें क्लेयर की आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। वे उसके गार्डियन बनने के लिए अग्री कर लेते हैं। उनकी जर्नी शुरू हुए 10 दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो अभी भी कैपिटल के करीब नहीं पहुंच पाते। क्रॉस शिकायत करता है कि राजधानी बहुत दूर है, लेकिन डैगस उसे याद दिलाता है कि वे सुरक्षित रहने के लिए जानबूझकर लंबा रास्ता अपना रहे हैं। दूसरी ओर यूई को इस लंबे सफर की जरा भी चिंता नहीं है। उसे तो अगले शहर में मौजूद हॉट स्प्रिंग्स में जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो क्लियर से पूछती है कि क्या वो कभी वहां गई है। क्रॉस को उसका काम बिहेवियर परेशान करता है, लेकिन सिलिका कहती है कि उसका चीयरफुल स्वभाव सफर को सहने लायक बना देता है और क्लियर के लिए भी कुछ नए एक्सपीरियंसेस पाना अच्छा है। क्रॉस को लगता है कि यूई ने वाकई इस मैटर पर सोचा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बस मजे करना चाहती थी। उसी शाम वो हॉट स्प्रिंग टाउन पहुंचते हैं और लड़कियां अपने पूल में एक दूसरे को घुरने का फन लेती हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे होते हैं और लॉयड मॉन्स्टर्स के पॉसिबल अटैक्स के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि जैसे जैसे वे कैपिटल के करीब पहुंचेंगे, डीमंस के इम्पेशेंट होकर उन पर हमला करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। हालांकि वे यहाँ पूरी आर्मी नहीं भेज सकते, इसलिए वे क्लियर को किडनैप करने के लिए अपनी एलीट फोर्स ही भेजेंगे। ये सोचते सोचते वो क्रॉस की पीठ को कुछ ज्यादा जोर से रगड़ने लगता है। क्रॉस उसे बताता है कि उसे पेन हो रहा है, लेकिन लॉयड अपने मैजिक को और स्ट्रॉन्गर बनाने के बारे में सोचता रहता है और अनजाने में उसे जोरदार वार करता रहता है। बाद में लॉयड सबसे कहता है कि उन्हें कुछ दिन इसी टाउन में रुकना चाहिए ताकि वे किसी भी सडन डीमन अटैक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। सिलिका उसके विचार से एग्री करती है और डैगस भी, क्योंकि वो अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहता है। सिलिका कहती है कि वो भी नए स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेगी और क्रॉस कहता है कि उसे दोनों ही तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस समय का यूज अपने धनुष की रिपेयरिंग में कर सकता है। इसके साथ ही यूई तय करती है कि वे कुछ हफ्ते टाउन में ही रहेंगे और लॉयड अपने दोस्तों की मदद के लिए और भी पावरफुल बनने का संकल्प लेता है। अगले दिन डैगस अपने लिए सही वेपन ढूंढने के लिए एक एक करके सभी शॉप्स में सर्च शुरू करता है। वो जिस भी शॉप में जाता है डिसअपॉइंटेड होकर बाहर निकलता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी उसकी नज़र यूई और क्लेयर पर पड़ती है जो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही होती हैं। डैगस उन्हें बताता है कि उसे एक नई शील्ड चाहिए, लेकिन किसी भी वेपन शॉप में उसे प्रॉपर क्वालिटी की ढाल नहीं मिल रही। यूई समझती है कि किसी भी शहर में हाई क्वालिटी इक्विपमेंट मिलना मुश्किल है, लेकिन क्लियर कहती है कि उसने कुछ समय पहले एक साइलेंट एली में एक शॉप देखी थी और उसे लगता है कि वहाँ उम्मीद से भी बेटर वेपन्स हैं। डैगस उस पर ट्रस्ट करता है और उसके बताए शॉप पर जाकर देखता है। उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन फिर वो डिस्प्ले पर रखे वेपन्स को देखने लगता है। उसे लगता है कि वे एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं। तभी शॉप का ओनर वहाँ आ जाता है। वो बहुत रूड और गुस्से में लगता है और डैगर से पूछता है कि उसे आखिर चाहिए क्या। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो भी उन ट्रबल मेकर्स के साथ है, और डैगर्स घबराकर जवाब देता है कि वो बस कुछ शील्ड्स देख रहा है। बूढ़ा आदमी उसे बेफिक्र रहने को कहता है, लेकिन डैगर सब उलझन में है कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ हर वेपन हाई क्वालिटी का है, लेकिन कोई कस्टमर नहीं है। तभी एडवेंचरर्स का एक ग्रुप वहाँ पहुँचता है और डैगर्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उनकी लीडर कैरन उससे पूछती है कि वो वेपन्स खरीदने आया है, और जब डैगर्स हाँ कहता है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। वे उसे एक फूल लो क्लास एडवेंचरर कहते हैं जिसे ये भी नहीं पता कि वेपन्स कहाँ से खरीदने चाहिए। तभी शॉप ओनर वहाँ आता है और रिवील करता है कि उसका उन लोगों से झगड़ा है जिनकी वजह से उसका बिजनेस खराब हो रहा है। डैगस उससे पूछता है कि क्या ये लोग कोई गैंग है, और सब कहते हैं कि वह आउटसाइडर होगा क्योंकि यहाँ सभी को ए रैंक एडवेंचरर कैरन के बारे में पता है। डैगस पूछता है कि एक ए रैंक एडवेंचरर किसी शॉपकीपर को क्यों परेशान कर रही है, और कैरन उसे बताती है कि उस बूढ़े ने उसकी खास चीज़ बेचने से मना कर दिया है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि वो उसे यूज़ भी नहीं कर पाएगी और वो किसी ऐसे व्यक्ति को वेपन नहीं बेच सकता जो इसके लायक ना हो। कैरन कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे लेसन सिखाना होगा, और उसके फिंगर्स क्रैक करने लगती हैं। डैगस कहता है कि एक हाई क्लास एडवेंचरर के लिए ये शेमफुल बिहेवियर है, और कैरन का फॉलोअर पहले उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डैगस आसानी से उसकी पंच रोक लेता है और फिर उसे ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे सब पीछे हट जाते हैं।
फिर वो अपनी शील्ड वेयरहाउस से निकालकर सबको बाहर धकेलकर उनके मुंह पर डोर बंद कर देता है। कैरन ये देखकर पैनिक में आ जाती है और पूछती है कि एक स्ट्रेंजर उसे जैसे ए रैंक एडवेंचरर को कैसे हरा सकता है। डैगस दरवाजा खोलकर अपना एस रैंक टैग उसके सामने दिखाता है और सब स्टन रह जाते हैं। बूढ़ा आदमी भी डैगस से पूछता है कि उसने इस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए पहले अपनी रैंक क्यों नहीं दिखाई, और डैगस जवाब देता है कि ताकत के बजाय रैंक पर भरोसा करना फूलिशनेस है। ये सुनकर कैरन और उसके गुर्गे भाग जाते हैं, लेकिन बूढ़ा दुकानदार उसके करेज और कैरेक्टर से इंप्रेस होकर अपना खजाना डैगस को सौंपने का फैसला करता है। दूसरी ओर जब यूई और क्लियर साइड सीज से लौटते हैं तो लॉयड एक स्पेल सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। वे जानना चाहते हैं कि लॉयड क्या कर रहा है, और वो उन्हें बताता है कि वो अपने सपोर्ट स्पेल्स को और स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो कुछ नए स्पेल्स सीखे। यूई उसे कुछ ऑफेंसिव मैजिक सीखने की सलाह देती है, लेकिन लॉयड बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि वाइट मजिशियंस ऑफेंसिव स्पेल्स में एक्सपर्ट नहीं होते। वो कहता है कि अगर सिलिका की अटैक पावर एक फ्लेम थ्रूअर के बराबर है तो उसकी अटैक स्ट्रेंथ बस एक मैचस्टिक जैसी होगी। इसके बाद वो सिलिका को जो समय जंगल में है लाइट देना शुरू कर देता है। सिलिका नेचर की गोद में आराम करती है और सोचती है कि अगर लॉयड ना होता तो उनका लास्ट मिशन कितना डिजास्ट्रस होता। इसलिए वो और भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहती है और एक नया ज़्यादा पावरफुल फ्लेम स्पेल बनाने पर काम शुरू कर देती है। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी वो इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाती, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। सराय में वापस आकर यूई कहती है कि वो सिलिका को बचपन से जानती है और उसे हमेशा से ये एक ऐसी गिफ्टेड महिला माना गया है जिसके पास अपार स्पिरिट है, लेकिन ये एकमात्र चीज़ नहीं है जो उसे एक मजिशियन के रूप में इतना पावरफुल बनाती है। यूई को वो टाइम याद है जब उसने सिलिका को हर बार बैडली फेल होने के बाद भी लगातार प्रैक्टिस करते हुए देखा था, और वो कहती है कि उसकी सबसे खास बात यह है कि वो तब तक हार नहीं मानती जब तक वो अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर लेती। सिलिका अपने करंट प्रैक्टिस में भी वही कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन दिखाती है, और वो अपना नया स्पेल तब तक ट्राई करती रहती है जब तक कि वो उसे सक्सेसफुली पूरा नहीं कर लेती। हालांकि अपनी सफलता से उत्साहित होकर वो फिसल जाती है और मैजिक एक बार फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अंत में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सिलिका तालाब में गिरने के बाद भीग जाती है और अपनी नासमझी पर डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो आज के लिए घर वापस जाने का फैसला करती है। तभी अचानक उसे कुछ अपनी ओर आते हुए सुनाई देता है। वो फाइट के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि वो कोई मॉन्स्टर हो, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि वो सिर्फ डागस ही है। डागस उसे दुकान में हुई घटना की कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे उस बूढ़े आदमी ने दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीजों से बनी एक लेजेंडरी शील्ड निकालकर उसका धन्यवाद किया था। उसने कहा था कि कोई भी आम इंसान इसका यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कैरन और उसके गुर्गे उसे रोज इसके बारे में परेशान करने आते हैं। शॉपकीपर ने डागस से कहा कि वो लेजेंडरी शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे देने से पहले उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि डागस जंगल में हो रहे मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स की जांच करे जो शहर के लोगों को टेरराइज कर रहे थे। उसका कहना था कि डागस पता लगाए कि क्या इन ब्लास्ट्स के पीछे कोई मॉन्स्टर या डीमन है और उन्हें रोककर शील्ड हासिल करे। और यहीं से डागस यहाँ आता है। सिलिका किसी मॉन्स्टर या डीमन से कंपैरिजन किए जाने से खुश नहीं है, लेकिन डागस उसे बताता है कि उसने क्या किया है। सिलिका पलटती है और ये देखकर डर जाती है कि उसके स्पेल की वजह से पूरी लेक ही इवैपोरेट हो गई है। खैर, डागस उसे शॉपकीपर के पास ले जाता है और बताता है कि उसने समस्या का समाधान कर दिया है, और सिलिका बहुत माफी मांगती है। फिर ये भी बताती है कि उसने अपने मैजिक से लेक की मरम्मत कर दी है। बूढ़ा आदमी इस पर हंसता है और कहता है कि सब ठीक है क्योंकि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। फिर वो डागस से कहता है कि वो उनके एग्रीमेंट के अनुसार शील्ड ले। डागस कहता है कि उसने पूरी समस्या का समाधान तो नहीं किया, लेकिन बूढ़े आदमी को उस पर इतना ट्रस्ट है कि वो शील्ड अब उसके पास छोड़ देता है। डागस शील्ड एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में उससे अपने दोस्तों को दिखाता है। सिलिका उन्हें ये भी बताती है कि उसने एक नया स्पेल बनाया है और सभी उनकी प्रोग्रेस सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। लॉयड उनसे आगे निकलना चाहता है और क्रॉस पर भी इंप्रूवमेंट का प्रेशर महसूस होने लगता है। हालांकि यूई उन्हें समझाती है कि जल्दीबाजी का कोई मतलब नहीं है और उन्हें अपनी स्पीड से काम करना चाहिए। अगले दिन क्रॉस डिसाइड करता है कि उसे भी स्ट्रांग होने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि डागस और सिलिका पहले ही अच्छे रिजल्ट्स दे चुके हैं। वो अपने धनुष की रिपेयर पहले ही कर चुका है और कड़ी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि सडन इंप्रूवमेंट के लिए ये काफ़ी नहीं है। वो सोच रहा है कि बेटर बनने के लिए क्या किया जाए। तभी उसकी मुलाकात एक यंग आर्चर से होती है जो जल्दी जल्दी गिल्ड की ओर दौड़ रहा है। क्रॉस उसे उठने में हेल्प करता है और फिर उसका एडवेंचरर टैग दिखाई देता है। लड़का उससे पूछता है कि क्या वो भी एक एडवेंचरर है, और जब क्रॉस कंफर्म करता है तो वो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का रिक्वेस्ट करता है। आखिर में क्रॉस लिन नाम के लड़के की क्यूट आइज से हार मान जाता है और वो एक मिशन के लिए उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। वो गिल्ड में जाते हैं जहां क्रॉस लिन से पूछता है कि उसने पहले से ही एक पार्टी क्यों नहीं बना ली, क्योंकि आर्चर्स अकेले जाने के लिए सूटेबल नहीं होते।
लिन ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन दूसरे एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे एक नया लड़का मिल गया है जिससे वो जुड़ सकता है। वो कहते हैं कि वो हमेशा एक ई रैंक वाला ही एडवेंचरर रहेगा और अपने साथ आने वाले लोगों को बस नीचे गिराता रहेगा। क्रॉस अब समझ जाता है कि लिन पहले इतना डेस्परेट क्यों था और लड़का तुरंत उसे अपनी पार्टी में इंक्लूड करने के लिए माफी मांगता है। हालांकि क्रॉस उसे अश्योर करता है कि सब ठीक है क्योंकि वो भी अपनी रैंक पर अटका हुआ है। लिन ये सुनकर खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसे कोई मिल गया है जो उसे समझता है। दूसरी तरफ यूई शहर के सभी फेमस रेस्टोरेंट्स में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने बढ़ते बॉडी वेट को लेकर भी चिंतित है। जब वो इस पर सोच रही है कि उसे बाहर खाना चाहिए या नहीं, तो पास में ही उसे एक डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। एक नोबल वुमन एक गरीब बच्चे पर बरस रही है जिसकी ड्रेस पर मड लग गया है और वो अपने गार्ड्स को उसे टॉर्चर करने का आदेश देती है। शहर के लोग उस औरत से उलझना भी नहीं चाहते क्योंकि उसका परिवार बहुत पावरफुल है, लेकिन यूई बीच में आती है और उस महिला को रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर महिला फ्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि वो किससे बात कर रही है। यूई जवाब देती है कि वो एक ऐसी वुमेन से बात कर रही है जो अपने एज के हिसाब से बिहेव नहीं कर सकती और वो एक बच्ची पर इसलिए भड़क रही है क्योंकि वो एक घमंडी कैरन है। महिला और गुस्सा हो जाती है और अपने गार्ड्स को आदेश देती है कि पहले यूई पर अटैक करें। इस बीच यूई लड़के को भाग जाने के लिए कहती है और फिर गार्ड्स के अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड बुलाती है। अचानक एक स्वॉर्ड आते देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो महिला उन्हें उस पर अटैक करते रहने के लिए कहती है। इसी समय क्रॉस और लिन जंगल में जाते हैं जहां उन्हें रेड स्लाइम्स का एक ग्रुप दिखाई देता है। क्रॉस को लगता है कि एक ई रैंक एडवेंचरर भी रेड स्लाइम्स को डिफीट कर सकता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो तुरंत अपने स्टोरेज स्पेल से धनुष और बाण निकालता है और लिन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो क्रॉस से पूछता है कि उसने ये कैसे किया और वो दिखावा करता है कि यही एक स्पेल है जिसमें वो माहिर है। खैर, क्रॉस अपने एक्यूरेट शॉट से कुछ स्लाइम कोस डिस्ट्रॉय कर देता है और लिन इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो क्रॉस से कहता है कि वो स्लाइम पर भी अटैक करे और वो तुरंत निशाना साधता है। हालांकि लिन का एम इतना पुअर है कि स्टॉर्म ट्रूपर एकेडमी भी उसे पास नहीं कर पाती और क्रॉस को रियलाइज होता है कि उसके लिए ये एक लॉन्ग डे होने वाला है। मीनवाइल यूई उस महिला के साथ खेल रही है जो हर पल और पागल होती जा रही है। शहरवासी यूई को एक एस रैंक एडवेंचरर के रूप में पहचानते हैं और समझते हैं कि गार्ड्स उसे डिफीट नहीं कर सकते। हालांकि नोबल वुमन ने अपनी सॉर्सरस को भीड़ में ही छिपा रखा था और वो उसे मैजिक से यूई को ट्रैप करने का इशारा करती है। सॉर्सरस एक ऐसा स्पेल करती है जिससे यूई चेन्स में बंध जाती है और उसका माइंड और स्टैमिना खत्म हो जाता है। वो मैजिक से मुक्त नहीं हो पाती और महिला अपने गार्ड्स को आदेश देती है कि उसे मार डालें, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस वुमन वहां पहुंचती है और उन्हें फेयर फाइट करने के लिए कहती है। नोबल कैरन उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वो मैस्ड वुमन एक चमक बन जाती है और गार्ड्स और सॉर्सरस को किसी के देखे से पहले ही समाप्त कर देती है। कुलीन महिला ये देखकर स्टन रह जाती है और फिर वह नकाबपोश महिला तेजी से उसके पास आती है और उसे डरा कर बेहोश कर देती है। इसके बाद यूई उस मिस्टीरियस महिला का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसकी जान बचाई और पूछती है कि वह उसकी तरह कैसे पावरफुल बन सकती है। महिला उसे बताती है कि वह अपनी एज के हिसाब से काफी स्ट्रांग है, लेकिन यूई और भी ताकतवर बनना चाहती है क्योंकि वह लॉयड से आगे निकलना चाहती है। लॉयड का नाम सुनकर महिला हैरान हो जाती है और अपना हुड उतार कर बताती है कि वह मर्लिन की पार्टी की एक मेंबर है। वह मर्लिन की खातिर लॉयड की हेल्प करना चाहती है, इसलिए वह यूई को कुछ टाइम के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। वे जंगल में जाते हैं जहां महिला यूई से कहती है कि वह उसे लिलित कहे। यूई को एहसास होता है कि यह उसका रियल नेम नहीं हो सकता और उसे लगता है कि लिलित सस्पिशियस है, लेकिन वह एक गुड इंसान है। लिलित फिर अपने मंत्र भंडार से एक जायंट स्वॉर्ड निकालती है और जब यूई उस स्पेल को पहचान लेती है तो वह चौंक जाती है। दूसरी ओर लॉयड एक नया स्पेल ढूंढने की कोशिश में दिमाग खपा रहा है और उसके फ्रेंड्स उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। वे उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहते हैं और फिर क्लेयर उसे अपने साथ वॉक पर चलने का प्रस्ताव देती है। वे पास के एक रेस्टोरेंट में स्वीट्स खाने जाते हैं और तभी लॉयड अचानक क्लेयर से पूछता है कि क्या वे मॉन्स्टर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस मंत्र का इस्तेमाल करती है वह कोई एंशिएंट स्पेल है। इस बीच क्रॉस लिन को बो का सही इस्तेमाल करना सिखाता है और लड़का उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। उसी समय लिलित यूई की ट्रेनिंग भी शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि वह अपने से कुछ फीट दूर एक पेड़ को काटे। यूई को लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी लिलित माना से बना एक फ्लाइंग स्ट्राइक पेड़ की ओर फेंकती है और उसे साफ साफ 2 हिस्सों में काट देती है। यूई इस टेक्निक से इम्प्रेस हो जाती है और वह भी इसे आजमाने का डिसाइड करती है। रेस्टोरेंट में वापस आकर क्लियर कहती है कि वह एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करती है और लॉयड पूछता है कि क्या वह भी एंशिएंट स्पेल सीख सकता है क्योंकि वे इनक्रेडिबली पावरफुल और इफेक्टिव होते हैं।
क्लेयर उसे बताती है कि वह नहीं सीख सकता क्योंकि एंशिएंट मैजिक करने की एबिलिटी वाले लोग सेंचुरीज में एक बार ही पैदा होते हैं। अगर यह टैलेंट ना रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हैवी नेगेटिव इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। वह एक ग्रेट मैजिशियन के बारे में बात करती है जिसने एक एंशिएंट स्पेल का प्रयोग किया, हालांकि उसमें ऐसा करने की क्षमता नहीं थी और रिजल्ट ये हुआ कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। इसलिए वह चाहती है कि लॉयड एंशिएंट मैजिक के बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि ऐसा करने की कोशिश करने से उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। लॉयड समझ जाता है और उस तरीके को छोड़कर कुछ और करने का फैसला करता है। जंगल में वापस आकर क्रॉस और लिन ने सभी स्लाइम्स को डिफीट कर दिया है और क्रॉस कहता है कि अगर उनके पास एक स्पेशल बो होता जिससे वे फास्टर एरोज चला पाते तो यह और भी क्विक होता। वह लिन को स्लाइम की बॉडीज कलेक्ट करने के लिए कहता है। तभी एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर वहां आ पहुंचता है और स्लाइम्स को खाने लगता है। क्रॉस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका एरोज पर असर नहीं करता। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए मैजिक या फास्ट स्किल्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इसके लिए अभी टूल्स नहीं है। लिन को एक आइडिया सूझता है और वह क्रॉस से कहता है कि टाइम बचाने के लिए एरोज को अपने क्विवर से निकालने के बजाय उन्हें स्टोरेज से बाहर निकाले। क्रॉस अपना आइडिया आजमाता है और सरप्राइजिंगली इससे उसकी एरो पुलिंग स्पीड बहुत कम हो जाती है। वह मकड़ी के सिर पर एरोज की बारिश करके उसे मार डालता है। इसके साथ ही वे गिल्ड में वापस लौट आते हैं और क्रॉस लिन को मिशन का सारा क्रेडिट दे देता है ताकि दूसरे एडवेंचरर्स उसे एक स्किल्ड आर्चर मानने लगें। इसके बाद लिन क्रॉस से पूछता है कि क्या वह सचमुच एक हाई रैंक वाला एडवेंचरर है, और जब उसे पता चलता है कि क्रॉस एक एस रैंक्ड एडवेंचरर है तो वह उसे करेक्ट करने लगता है। दूसरी ओर यूई फ्लाइंग स्ट्राइक टेक्निक सीखने की कोशिश कर रही है लेकिन यह उसके विचार से कहीं ज़्यादा टफ है। हालांकि लिलिथ कंफ्यूज्ड है क्योंकि यह उसके लिए काफ़ी ईजी था। यूई सोचती है कि वह किस तरह की मॉन्स्टर है लेकिन वह इस स्किल को सीखने की कोशिश करती रहती है। लिलिथ उससे पूछती है कि वह इतनी स्ट्रांग बनने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है और यूई उसे बताती है कि कैसे एस रैंक तक पहुंचने के बाद वह ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन लॉयड ने उसे हम्बल बना दिया और अब वह भी उसके जैसी स्ट्रांग बनना चाहती है। लिलिथ इससे इम्प्रेस होती है और तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर झपट पड़ता है। यूई उसे देख लेती है और उसे चेतावनी देती है लेकिन लिलिथ हिलती नहीं है और उसे बचाने की कोशिश में यूई मॉन्स्टर पर एक फ्लाइंग स्ट्राइक करती है। उसका स्ट्राइक मॉन्स्टर को चीर देता है और लिलिथ उसे फ्लाइंग स्ट्राइक सीखने पर बधाई देती है। यूई को यह भी एहसास होता है कि उसने उस समय इस स्किल का इस्तेमाल किया जब इसकी वाकई ज़रूरत थी, लेकिन इसके साथ ही वह अचानक सो जाती है। लिलिथ उसे सराय के बाहर छोड़ देती है और किसी के देखने से पहले वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह यूई अपनी जर्नी फिर से शुरू करने के लिए एक्साइटेड है और लॉयड अपने काम में थोड़ा बदलाव कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इस दौरान उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की। हालांकि उसने नए स्पेल्स बनाए और एग्जिस्टिंग स्पेल्स में इम्प्रूवमेंट किया। दूसरी ओर डीमन कमांडर ग्रिस्ट अपनी असफलताओं की रिपोर्ट अपने बॉस को देता है जो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। वह उसे इस बात के लिए अशेम्ड करता है कि वह विशाल मॉन्स्टर आर्मी के बावजूद एक भी ह्यूमन सिटी पर कब्जा नहीं कर पाया और वह वादा करता है कि वह फिर कभी फेल नहीं होगा। उसका बॉस, शायद डीमंस का सुप्रीम लीडर, उसे क्लियर को सबसे पहले ढूंढने का आदेश देता है और वह आदेश मान लेता है। महल के बाहर पहुंचकर ग्रिस्ट गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसके पास कोई क्लू नहीं है। तभी पिछले अटैक की मास्टरमाइंड मिशेल वहां आ पहुंचती है। ग्रिस्ट उस पर एंग्री होता है और पूछता है कि उसकी यहाँ अपना फेस दिखाने की हिम्मत कैसे हुई, और मिशेल जवाब देती है कि उसे पिछले मिशन का पेमेंट नहीं मिला है। ग्रिस्ट उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, लेकिन तभी मिशेल उसे बताती है कि क्लियर ह्यूमन एम्पायर की कैपिटल की ओर जा रही है और नाइट्स के बजाय कुछ एस रैंक एडवेंचरर्स उसकी रक्षा कर रहे हैं। ग्रिस्ट पूछता है कि वे उसे ये क्यों बता रही है और मिशेल जवाब देती है कि उसे पिछले फेलियर के बाद अपनी रेपुटेशन क्लियर करनी है और वह क्लियर को पकड़ने में डीमंस की हेल्प करना चाहती है। इस बीच लॉयड और उसका दल अपनी जर्नी जारी रखते हैं। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ मूवमेंट महसूस होती है। वे अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से वह बस एक रैबिट निकलता है। यकीन करने के लिए लॉयड अपना स्काउटिंग स्पेल यूज करता है और पाता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद वे रेस्ट करने का फैसला करते हैं और लॉयड यूई को किसी एक्सेंट्रिक की तरह स्टीयर करने लगता है। वो उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि उसने और बाकी सभी ने किसी न्यू चीज में मास्टरी हासिल कर ली है, क्योंकि जब वे रैबिट को स्मोक करने के लिए तैयार हुए थे तब वे पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। दूसरी ओर वो वरीड है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रिपरेशन पर्याप्त नहीं है। यूई उससे कहती है कि उसे खुद पर और ट्रस्ट रखना चाहिए और क्लेयर उसका सपोर्ट करती है। वो लॉयड से कहती है कि वो ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, लेकिन उसे लगता है कि वो सिली बातें कर रही है। हालांकि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को भी ऐसा ही लगता है। वे लॉयड से कहते हैं कि उन्होंने उससे आगे निकलने के लिए गाँव में ट्रेनिंग लिया है और उसे अपनी रियल स्ट्रेंथ पहचाननी होगी क्योंकि असली कॉन्फिडेंस वहीं से आता है।
यूई उससे कहती है कि अगर वो खुद को अंडर एस्टिमेट करेगा तो उसे इम्प्रूव करना भी नहीं आएगा। लॉयड जवाब देता है कि वो अब से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर मर्लिन एक पुराने फ्रेंड से मिलने जाती है जो एक कासल में रहता है। गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं, इसलिए वो मैजिक से उनका माइंड बदल देती है और कासल में घुस जाती है। लेकिन उसे पता है कि ज़्यादातर ये सब एक इल्यूजन है। वो जल्द ही एक दीवार तक पहुंचती है और उस पर पड़े इल्यूजन को दूर करके एक गेट दिखाती है। लेकिन जैसे ही वो नॉक देने वाली होती है, दरवाजा खुल जाता है और एक फरी क्रीचर उसे अंदर खींच लेता है। मर्लिन रियॉन नाम के फरी क्रीचर से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो यहाँ है, और वो जवाब देती है कि उसे उसकी मैजिकल आरा की स्मेल आ रही थी। खैर मर्लिन काम पर लग जाती है और डीमन एम्पायर के बारे में पूछताछ करती है। रियॉन उसे बताता है कि पिछले डीमन किंग के बेटे का बेटा डीमंस के मैजिकल एम्पायर को चला रहा है, लेकिन वे मान सकते हैं कि डीमंस की ये जनरेशन पिछली जितनी पावरफुल नहीं है। इसके बाद मर्लिन रियॉन के रिसर्च की प्रशंसा करने लगती है, लेकिन उसका मानना है कि मर्लिन कहीं ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो बिना चांट के मैजिक कर सकती है और उसने एंशिएंट मैजिक का स्टडी करके कई न्यू प्रकार के स्पेल्स का इन्वेंशन किया है। हालांकि मर्लिन यहाँ अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई है। वो अपने स्टोरेज से एक एंशिएंट मैजिकल बुक निकालती है और रियॉन से उसका एनालिसिस करने को कहती है। वो जानना चाहती है कि क्या वे इस हाफ बुक का यूज डीमन किंग को सील करने के लिए कर सकते हैं, जिससे रियॉन वरीड हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि डीमन किंग फिर से रिवाइव हो सकता है। जंगल में वापस आकर लॉयड और बाकी लोग ज्यादा केयरफुल रहने का फैसला करते हैं क्योंकि जल्द ही डार्क होने वाला है। लॉयड उस एरिया का एक डिटेल स्कैन करने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ उसके स्पेल में बाधा डालता है। अचानक एक डेंस फॉग उस इलाके को अननेचुरली भरने लगता है और जब सिलिका उसे मैजिक से हटाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी स्टाफ भी समन नहीं कर पा रही है। लॉयड कमेंट करता है कि ये मॉन्स्टर्स का काम लगता है जो मैजिक से फॉग में मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने वेपन्स यूज करने से रोका जा सके। वे तुरंत फॉग से बाहर निकलने के लिए गांव की ओर दौड़ने लगते हैं और यूई कहती है कि अगर मॉन्स्टर्स फॉग से मैजिक रोक रहे हैं तो वे उन्हें भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लॉयड जवाब देता है कि उनके पास उन्हें ढूंढने का कोई हिडन तरीका हो सकता है और अगर मॉन्स्टर्स फेल भी हो जाते हैं तो भी उन पर अटैक का खतरा है। उसी समय रियॉन बुक का एनालिसिस पूरा कर लेती है और वो मर्लिन से कहती है कि उसमें अभी भी उनकी फ्रेंड सिबिल द्वारा छोड़े गए मैजिक के ट्रेसेस हैं। ये सुनकर मर्लिन को एक बिटर स्वीट अनुभूति होती है और वो कहती है कि ये सिबिल का आखिरी मैसेज है। फिर वो रियॉन से पूछती है कि क्या उसे लॉयड नाम का वो ऑर्फन याद है जिसे उसने अडॉप्ट किया था, और बताती है कि उसने एक बार उस बुक को छुआ था और पता चला कि वो एंशिएंट मैजिक से रेजोनेट करता है। इस तरह भी वह भी सिबिल और उसकी तरह ही चोजन इंसान बन जाता है। रियॉन कहती है कि लोगों के लिए अपने प्रोफेशन के शिखर तक पहुंचने से पहले एंशिएंट स्पेल्स का प्रयोग करना अभी भी इजी नहीं है, और मर्लिन कहती है कि उसने लॉयड को कठोर ट्रेनिंग दी थी ताकि वो पावरफुल बन सके। हालांकि वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई और वो एक एडवेंचरर बनने के लिए घर से भाग गया। वो कहती है कि इस समय लॉयड बीस्ट वुमन प्रिंसेस को कैपिटल लेकर जा रहा है और वो उसे फिर से देखने आई है क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आती है। दूसरी ओर लॉयड और उसके फ्रेंड्स गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी फॉग छाया हुआ है। लॉयड सिलिका की मैजिकल पावर को बूस्ट करता है ताकि वो अपनी स्टाफ समन कर सके, और जब उसे स्टाफ मिल जाती है तो वो विंड मैजिक से फॉग उड़ा देती है, जिससे उनके सामने मॉन्स्टर्स का गैंग खड़ा दिखाई देता है। क्लेयर तुरंत पहचान जाती है कि ग्रिस्ट पिछली बार का उसका किडनैपर है और वो लॉयड और दूसरों से कहता है कि वो लड़की को उसके हवाले कर दें क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। वो अपने मेट सबऑर्डिनेट्स को पहले अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन अब जब लॉयड और अन्य लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे अपने वेपन जुटा लेते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। यूई दुश्मनों को गिराने के लिए उन पर फ्लाइंग स्ट्राइक करती है और सिलिका उन पर फायरबॉल से अटैक करती है। क्रॉस एक वॉच टावर पर चढ़ जाता है और मेजर्स को उनके गार्ड करने से पहले ही एलिमिनेट करने के लिए रैपिड एरोस चलाता है। मीनवाइल ग्रेस्ट बेपरवाह होकर क्लेयर की ओर बढ़ता है और जब क्रॉस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके एरोज उछलकर वापस लौट आते हैं। यहाँ तक कि यूई का फ्लाइंग स्ट्राइक भी उसके खिलाफ यूजलेस हो जाता है और ग्रेस्ट सीधे क्लेयर की ओर बढ़ता है। डगास अपनी फेमस शील्ड से उसके स्ट्राइक को रोकता है और यूई इस मौके का फायदा उठाती है और उसकी पीठ पर वार करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ग्रेस्ट की बैक से कुछ दूरी पर रुक जाती है, मानो उसने गोजो की इन्फिनिटी की नकल कर ली हो। लॉयड को रियलाइज होता है कि वो उसे इनविजिबल आर्मर की तरह काम करने के लिए मैजिकल पावर रिलीज कर रहा है और ग्रेस्ट पहले उससे निपटने का फैसला करता है क्योंकि वो यहाँ पर सबसे क्लेवर व्यक्ति लगता है। वो उस पर जंप करता है, लेकिन सिलिका अपने नए स्पेल से उस पर हमला कर देती है। इससे भी सीरियस डैमेज नहीं होता और ग्रिस्ट लॉयड और बाकियों के पीछे पीछे चलता है जब तक स्मोक छट जाती है। उसके साथी भी उन पर अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही सब पैनिक में आते हैं सड़क पर आइस की एक ह्यूज वेव दौड़ जाती है, जैसे सभी मेजर्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन लॉयड और बाकियों को बचा लेते हैं। ये एक बीस्ट वुमन द्वारा फेंकी गई थी जो क्लेयर को बचाने आया है और वो लॉयड के दल की हेल्प करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है। विल नाम का ग्रीन हेड स्पाई भी वहाँ मौजूद है और वो मिशेल से भिड़ जाता है जो फॉग फैलाने के पीछे है। जब वे दोनों बातें ज्यादा और फाइट कम करते हैं
तो वो बीस्ट वुमन अपने ठिकाने से उतरकर क्लेयर की ओर बढ़ता है। वो कहता है कि सभी एडवेंचरर्स यूजलेस हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें जाने देगा क्योंकि उन्होंने क्लेयर को सेफ रखा है। वो तुरंत उस लड़के की ओर दौड़ती है और उसे अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड और आइस क्रिस्टल हीरो सीरियन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। यूई ने सीरियन और उसके बैड बिहेवियर के बारे में सुना है और उसका बिहेवियर इस बात का प्रूफ है कि उसके बारे में जो रूमर्स हैं वो सच हैं। हालांकि जब भी क्लेयर उसे डांटती है वो झुक जाता है और लड़कियां उनकी फ्रेंडशिप के बारे में क्यूरियस हो जाती हैं। तभी ग्रिस्ट अपनी आईसी प्रिजन से फ्री हो जाता है और सभी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सीरियन उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद इस बैस्टर्ड से निपट लेगा। वो जमीन पर किक करता है और उसे फ्रीज करने के लिए आइस की वेव भेजता है, लेकिन ग्रिस्ट उसे इजीली फ्री कर देता है। वो सीरियन की ओर कुछ आइस क्रिस्टल भेजता है जो उन्हें आसानी से पकड़ लेता है और उस पर जोरदार अटैक कर देता है। ग्रिस्ट शुरू में तो सभी अटैक से बच निकलता है, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है उसे मुश्किलें आने लगती हैं। सीरियन अपने अटैक से फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन लॉयड को लगता है कि वो ना तो इतना फास्ट है ना ही इतना स्किल्ड कि ग्रिस्ट को काउंटर करने से रोक सके। अचानक वो देखता है कि ग्रिस्ट को कोल्ड से नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपने मैजिकल आर्मर का यूज नहीं कर रहा है। इससे उसे रियलाइज होता है कि कुछ रॉन्ग है और वो सीरियन को केयरफुल रहने की वार्निंग देता है, लेकिन ये एरोगेंट फूल एक एडवेंचरर की बात सुनने से इनकार कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है। युद्ध के दौरान ग्रिस्ट अपनी मुट्ठी में मैजिक दबा रहा था और जब उसने सफिशिएंट मैजिकल पावर इकट्ठी कर ली तो वो सीरियन को खत्म करने के लिए उसकी ओर जंप करता है। लॉयड तुरंत सभी को हाइड होने की वार्निंग देता है और जैसे ही सीरियन और ग्रिस्ट आपस में टकराते हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है जो जगह को हिला देता है। जब ब्लास्ट शांत हो जाता है तो लॉयड अपने स्काउटिंग स्किल्स का यूज करके ये कंफर्म करता है कि उसके दल के सभी मेंबर सेफ हैं, लेकिन वो क्लियर और सीरियन को नहीं देख पाता। उसे अपने प्रश्न का आध उत्तर मिल जाता है जब वो अनकॉन्शियस क्लियर को ग्रिस्ट के साथ देखता है जो अनाउंस करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने वाला है। तभी एक विशाल फ्लोटिंग शिप वहां आता है और ग्रिस्ट उसे पकड़कर उड़ जाता है। लॉयड और उसके फ्रेंड्स हेल्पलेस होकर देखते रह जाते हैं। जैसे ही लॉयड क्लेयर को ले जाते हुए देखता है, सीरियन मलबे से बाहर निकल आता है। इंजर्ड होने के बावजूद वो क्लेयर तक पहुंचने के लिए एक आइस पिलर तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रिस्ट को पकड़ने वाला होता है उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं और आइस पिलर टूटकर बिखर जाता है। सीरियन जमीन पर गिरने लगता है और लॉयड तुरंत सिलिका से कहता है कि वो उसे सेफ नीचे उतारने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल करे। जैसे ही सीरियन अपने पैरों पर खड़ा होता है वो दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लॉयड उसे रोकते हुए कहता है कि वे स्काई में दुश्मन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। सीरियन उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी इंजरीज हील हो चुकी हैं। लॉयड कहता है कि उसने ही ऐसा किया है, जिससे सीरियन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कोई स्पेल यूज किया है। यूई और बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और लॉयड से पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। लॉयड उन्हें बताता है कि उसके पास एक प्लान है। सीरियन उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता और उसे लॉयड पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ सबसे ज्यादा स्मार्ट है। सीरियन इरिटेटेड होता है, लेकिन आखिरकार वो क्लियर को बचाने के लिए उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच ग्रिस्ट अपने मिशन के रिजल्ट से बहुत खुश है और इसका क्रेडिट उस फ्लाइंग शिप को देता है। वो माइकल से कहता है कि उसे स्टार सिटी पर पिछले अटैक के दौरान शिप को बाहर लाना चाहिए था। माइकल जवाब देता है कि उस समय उसके पास प्रोटोटाइप भी रेडी नहीं था, लेकिन अब उसके पास ऐसा पावर सोर्स है जो इस मैसिव मशीन को चला सकता है। वो ग्रिस्ट को सोर्स दिखाता है और बताता है कि ये पिछले डीमन गॉड का एक बॉडी का हिस्सा है। ग्रिस्ट ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और माइकल समझाता है कि पिछले डीमन गॉड ने खुद को ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन उसने उसके बॉडी का एक पीस ढूंढ लिया जिसमें अब भी उसका माइंड मौजूद था। उसने उस माइंड को निकालने और उससे इस शिप को चलाने के लिए एक डिवाइस तैयार किया। ग्रिस्ट खुश नहीं है कि वो अपने रिस्पेक्टेड डीमन गॉड को बैटरी की तरह यूज कर रहा है, लेकिन माइकल हंसते हुए कहता है कि वो दिल से एक साइंटिस्ट है और नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद करता है। तभी शिप का अलार्म बजने लगता है और माइकल तुरंत कंट्रोल पैनल की ओर भागता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि सीरियन आइस ब्लॉक्स बनाकर उन्हें स्टेयर्स की तरह यूज कर रहा है और उनकी ओर बढ़ रहा है, और लॉयड की पार्टी भी उसके स्टेप्स फॉलो कर रही है। सीरियन लॉयड द्वारा बनाए गए एंटी ग्रेविटी स्पेल से इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन लॉयड कहता है कि यह सिर्फ शॉर्ट रेंज मैजिक है और शिप तक पहुंचने के लिए उन्हें नीचे के हिस्से की जरूरत होगी। वे जल्द ही शिप के पास पहुंच जाते हैं और अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, लेकिन ग्रिस्ट भी उनका सामना करने के लिए बाहर आ जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि वो पहले की तरह सबको हरा देगा, लेकिन इस बार लॉयड सब पर पावरफुल बफ्स डालता है। सीरियन पहले ग्रिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन एक बार फिर उसका मैजिकल आर्मर सब रोक देता है। लेकिन लॉयड चुपके से ग्रिस्ट पर एक और स्पेल कास्ट करता है और अपने साथियों को सिग्नल देता है। सिलिका उसकी ओर एसिडिक मिस्ट भेजती है, लेकिन ग्रिस्ट मैजिक से उसे दूर हटा देता है।
फिर यूई और बाकी भी लगातार हमले करते हैं। हालांकि ग्रिस्ट का आर्मर सबको पीछे धकेल देता है और उनकी हालत खराब कर देता है। वो सीरियन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो इस बार जीत सकता है। सीरियन जवाब देता है कि वो जानता था कि अकेला उसे नहीं हरा सकता। ग्रिस्ट कहता है कि पूरा ग्रुप मिलकर भी उसे नहीं हरा सकता और फिर अपना एन्चेंटेड पंच तैयार करता है। वो सीरियन पर वार करने ही वाला होता है कि डैगस उसे बचाने के लिए ढाल लेकर खड़ा हो जाता है। ग्रिस्ट दोबारा पंच चार्ज करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ फ्रीज होकर टूट जाता है। वो शॉक में रह जाता है कि बिना किसी स्ट्राइक के उसका हाथ कैसे चला गया। सीरियन बताता है कि ये फ्रॉस्ट बाइट की वजह से हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं लगातार उसके चारों ओर घूम रही थीं। ग्रिस्ट अभी भी नहीं समझ पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। लॉयड आगे आता है और बताता है कि जब सीरियन ने पहली बार अटैक किया था तभी उसने ग्रिस्ट पर एक स्पेल डाला था जिससे उसे पेन महसूस नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उन्हें बस उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना था और फ्रॉस्ट बाइट के असर का इंतजार करना था। लॉयड कहता है कि उसका आर्मर वाकई पावरफुल है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं अटैक से बचा सकता है जिन्हें वो देख या महसूस कर सके। पेन रिसेप्टर्स बंद होने के कारण उसे ये पता ही नहीं चला कि ठंडी हवा उसके शरीर को कितनी डैमेज पहुंचा रही थी। ग्रिस्ट पूछता है कि ये कैसे पता चला, तो लॉयड कहता है कि सीरियन के साथ पिछली फाइट में उसने देखा था कि उसके बाल फ्रीज हो रहे थे, हालांकि वो सारे अटैक्स से बच रहा था। इससे उसे अंदाजा हुआ कि अगर ग्रिस्ट किसी स्ट्राइक को नोटिस ना करे तो वो उसे हानि पहुंचा सकती है, और इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि सीरियन लगातार अपना मैजिक चलाए और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन बनाए रखें। अब ग्रिस्ट फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसका पेन नंबिंग स्पेल खत्म होने लगता है और उसके हाथ में तीव्र दर्द होने लगता है। वो तुरंत जहाज के अंदर भागता है और उन मॉन्स्टर्स को फ्री करने की कोशिश करता है जिन पर माइकल रिसर्च कर रहा था। माइकल उसे रोकना चाहता है क्योंकि उसका स्टडी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रिस्ट को परवाह नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर फाइटर्स चाहिए। तभी लॉयड और उसकी पार्टी जहाज के अंदर पहुंचते हैं और क्लेयर को एक केज में बंद देखते हैं। सीरियन रेज में आकर डिमांड करता है कि क्लेयर को छोड़ा जाए और ग्रिस्ट गुस्से में केजेस तोड़ देता है। माइकल पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तभी एक जायंट सरपेंट ग्रिस्ट के चारों ओर लिपट जाता है। माइकल के दिमाग में एक नया एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आता है। अब वो देखना चाहता है कि ये अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर्स रियल बैटल में किस तरह परफॉर्म करते हैं। वो फर्श के नीचे से एक मैजिकल डिवाइस निकालता है और उसे घुमाकर एक मैजिकल साउंड वेव छोड़ता है जो सभी राक्षसों का दिमाग धोकर उन्हें अपनी आज्ञा मानने पर मजबूर कर देती है। इसी बीच सिरियन क्लियर को जिस जेल में रखा गया था उसे नष्ट कर देता है और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे लेकर भाग पाते, लॉयड का समूह मिशेल के आदेश पर उन राक्षसों को उन पर हमला करने के लिए तैयार पाता है। वे वापस लड़ने के लिए अपने हथियार निकालते हैं, लेकिन क्लियर उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और उनसे विनती करती है कि वो उन मासूम जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं। वो अचानक राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए अपने प्राचीन जादू का इस्तेमाल शुरू कर देती है और वे मिशेल के दिमागी धोखे से मुक्त हो जाते हैं। हालांकि उसके जादू के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं और जहाज में खड़खड़ाहट होने लगती है क्योंकि मिशेल के जादुई घेरे खराब होने लगते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है, और उसी समय ग्रिस्ट अपना संतुलन बनाए रखने के लिए जहाज की पावर सिस्टम का सहारा लेता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी मिशेल को एहसास होता है कि क्लेयर द्वारा इस्तेमाल किया गया प्राचीन मंत्र डीमन किंग के फ्रैगमेंट के साथ प्रतिध्वनित हो गया है, जिससे यह ओवरड्राइव मोड में चला गया है। उसे एहसास होता है कि अगर वह इसे ऐसे ही रहने देंगे तो यह फट जाएगा, और वह तुरंत इसे मैजिकल डिवाइस से बाहर निकालता है जिससे यह तुरंत ठंडा हो जाता है। हालांकि इस वजह से जहाज नीचे गिरने लगता है, लेकिन लॉयड अपने एंटी ग्रेविटी मैजिक से उसे स्थिर कर देता है। अचानक ग्रिस्ट अजीब व्यवहार करने लगता है और मिशेल को आदेश देता है कि वह उसे डीमन गॉड फ्रैगमेंट दे दे। मिशेल को एहसास होता है कि डीमन गॉड की चेतना ने ग्रिस्ट के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और वह उसे एक जहाज की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वह यह देखकर बहुत उत्साहित है कि इसका क्या परिणाम होता है, और वह एक टुकड़ा ग्रिस्ट की ओर फेंकता है जिससे उसमें से शक्तिशाली ब्लैक मैना निकलता है। राक्षस उससे भयभीत हो जाते हैं और जल्द ही वे ब्लैक मैना के भंवर में फंस जाते हैं जो डगमगाने और आकार बदलने लगता है। फिर अचानक ब्लैक मैना बिखर जाता है और ग्रिस्ट एक काइमेरा के रूप में उसमें से बाहर आ जाता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मिशेल बहुत खुश हैं क्योंकि उसके लिए सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है। हालांकि ग्रिस्ट पूरी तरह से पागल हो चुका है और वह पहले उस पर हमला करता है जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह ग्रिस्ट अपनी आखिरी सांस तक अपनी खोजों पर खुश रहता है। उसके बाद काइमेरा का ध्यान लॉयड और उसके समूह की ओर जाता है और उन्हें यकीन नहीं होता कि वे उसे हरा पाएंगे या नहीं। इसी बीच मर्लिन रियॉन के महल से बाहर निकल रही होती है। तभी अचानक विल उसे एक जरूरी रिपोर्ट लेकर सामने खड़ा मिलता है। जहाज में वापस आकर जैसे ही राक्षस उन पर हमला करता है, लॉयड उसके हमले को रोकने के लिए दागाज को मजबूत बनाता है और दागाज को एहसास होता है कि वो उसके कुछ और वार से ज्यादा उसे रोक नहीं सकता। बाकी सभी लोग जहाज से बाहर निकलने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अभी भी तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन तभी काइमेरा उनके ऊपर से कूदकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है।
सिरियन उससे लड़ने के लिए अपनी बर्फीली तलवार बुलाता है, लेकिन क्लेयर उससे रोक देती है और कहती है कि काइमेरा के अंदर मासूम जीव हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सिरियन एक मूर्ख है और क्लेयर की बात मान लेता है, जबकि यूई और क्रॉस अपने लंबी दूरी के हमलों से काइमेरा को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि काइमेरा अपने मुंह से आग और हवा छोड़ता है, जिससे कि एक आग का बवंडर पैदा होता है जो उनके हमलों को विफल कर देता है, और लॉयड घबरा जाता है क्योंकि वो सोच रहा है कि यहाँ से जिंदा कैसे निकला जाए। और बस दोस्तों, यही थी लॉयड की कहानी की शुरुआत। अब असली गेम तो अभी बाकी है। क्या वो अपने मास्टर का लेसन समझ पाएगा या डीमन लॉर्ड उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा? अगर जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है।